दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है इस धरती पर एक ऐसा स्थान है जहां भगवान शिव स्वयं विराजमान है, जहां साक्षात महादेव का वास है, जहां समय अलग गति से चलता है, जहां विज्ञान की हर थ्योरी टूट जाती है, जहां जाने की हिम्मत तो लाखों लोगों ने की, लेकिन जो गया वो या तो मरकर लौटा या जीवन भर के लिए बदल गया। वो स्थान है कैलाश पर्वत। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। उस पर 7,000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं। K2, कंचनजंगा, लोहत्से, दुनिया की तमाम खतरनाक चोटियां इंसानों ने जीती हैं। हर साल सैकड़ों पर्वतारोही इन चोटियों पर झंडे गाड़ते हैं। आधुनिक तकनीक है, एडवांस्ड गियर है, ऑक्सीजन इक्विपमेंट है। दुनिया का हर पर्वत इंसान के कदमों तले झुक चुका है, लेकिन एक पर्वत है जो आज भी अनछुआ है। कैलाश सिर्फ 6,638 मीटर ऊंचा है, यानी एवरेस्ट से पूरे 2,210 मीटर नीचा। फिर भी आज तक इतिहास में एक भी इंसान कैलाश की चोटी पर नहीं पहुंच पाया। क्यों? 1930 में एक ब्रिटिश पर्वतारोही टीम कैलाश चढ़ने निकली। सब जवान, तंदुरुस्त, अनुभवी, लेकिन सिर्फ 8 दिनों में उनके चेहरे पर झुर्रियां आ गईं, बाल सफेद हो गए, शरीर इतना कमजोर हो गया जैसे 8 साल गुजर गए हों, और लौटने के 2 साल के भीतर टीम के सभी सदस्य एक एक करके मर गए। रूसी पर्वतारोही सर्गेई सेम्योनोव कैलाश की चोटी के करीब पहुंचे। अचानक सीने में तेज दर्द, दिल की धड़कन इतनी तेज कि लगा रुक जाएगी। ऑक्सीजन भरपूर था, फिर भी सांस नहीं आ रही थी। जान बचाने के लिए नीचे उतरना पड़ा, और जैसे ही नीचे आए सब ठीक हो गया, जैसे किसी ने ऊपर रोका हो, जैसे कोई अदृश्य दीवार थी। 2001 में चीन ने एक हेलीकॉप्टर मिशन भेजा। मौसम साफ था, सब उपकरण ठीक काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर कैलाश की चोटी के करीब पहुंचा, GPS बंद, कंपास पागल, रेडार मृत, रेडियो खत्म, और आसमान में अचानक काली बिजली। बादल न होने के बावजूद टीम की जान बाल बाल बची, और उस दिन के बाद चीन ने कैलाश पर हर तरह की चढ़ाई पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया। क्यों? कैलाश के पास आते ही हर कंपास 360 डिग्री घूमने लगता है, GPS सिग्नल गायब हो जाता है, ड्रोन नीचे गिर जाते हैं, मोबाइल मर जाते हैं। क्यों? कैलाश पर 12 घंटे बिताने वाले इंसान के नाखून और बाल 2 हफ्ते के बराबर बढ़ जाते हैं, मानो समय वहाँ अलग गति से दौड़ता हो। क्या सच में कैलाश के भीतर वो रहस्यमय संभाला नगरी छिपी है, जहाँ अश्वत्थामा, हनुमान और परशुराम आज भी अमर होकर जी रहे हैं? क्यों नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में कैलाश की छाया एक विशाल योगी की मुद्रा में दिखती है? क्यों कैलाश के पास रात में ओम की गूंज और डमरू जैसी आवाजें आती हैं? क्यों मानसरोवर झील हमेशा शांत रहती है, और ठीक उसके पास राक्षस ताल हमेशा तूफानी? दोस्तों, ये कोई कल्पना नहीं, ये वो सवाल हैं जो आज भी विज्ञान को चुनौती दे रहे हैं, जिनका जवाब 2026 में भी किसी के पास नहीं है। कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं, महादेव का घर है, और जो इसे छेड़ने की कोशिश करता है वो या तो मर जाता है या जीवन भर के लिए बदल जाता है। आज हम खोलेंगे कैलाश पर्वत के 40 सबसे शॉकिंग रहस्य जो 2026 तक भी अनसुलझे हैं। हर मिनट एक नया राज खुलेगा। अगर आप सच्चे हिंदू हैं, सच्चे महादेव के भक्त हैं, तो ये वीडियो पूरा देखिए। महादेव के पवित्र निवास के बारे में सच जानना हर सच्चे भक्त का फर्ज है। शुरू करते हैं कैलाश के उस सफर पर जहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटा। दोस्तों, इससे पहले कि हम रहस्यों की उस गहरी खाई में उतरें जहाँ विज्ञान भी कांपता है, एक बार कैलाश को ठीक से जान लेते हैं, क्योंकि जब तक आप इस पर्वत की असली पहचान नहीं समझेंगे, तब तक इसके रहस्य आपको उतने गहरे नहीं लगेंगे। और यकीन मानिए, जब आप इसे पूरी तरह समझेंगे तो मन में एक ही भाव आएगा, हर हर महादेव। कैलाश पर्वत तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र में स्थित है। समुद्र तल से 6,128 मीटर की ऊंचाई पर यह हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म चारों के लिए परम पवित्र स्थान है। दुनिया में शायद ऐसा कोई दूसरा स्थान नहीं जिसे 4 अलग अलग धर्म एक साथ पूजते हों। 4 अलग अलग परंपराएं, 4 अलग अलग भाषाएं, 4 अलग अलग ग्रंथ, लेकिन सबका एक ही जवाब, कैलाश। हिंदू धर्म में कैलाश भगवान शिव का निवास है, जहाँ वे माता पार्वती के साथ विराजते हैं, जहाँ नंदी द्वार पर खड़े रहते हैं, जहाँ गण, यक्ष, किन्नर और देवता विचरण करते हैं।
ये कोई साधारण पर्वत नहीं, ये शिव का महल है, शिव का दरबार है। बौद्ध धर्म में इसे कांग रिनपोचे कहते हैं, यानी बर्फ का बहुमूल्य रत्न। यह ध्यान और ज्ञान का परम केंद्र माना जाता। बौद्ध मान्यता है कि यहाँ बुद्ध ने ध्यान की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की थी। जैन धर्म में इसे अष्टापद कहते हैं। मान्यता है कि यहीं पर प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। अष्टापद यानी 8 कदमों में मोक्ष। और बौद्ध धर्म तिब्बत का प्राचीन आदि धर्म, उनके लिए यह समस्त ब्रह्मांडीय शक्ति का उद्गम है। वे इसे 9 मंजिलों वाला स्वस्तिक पर्वत कहते हैं। शिव पुराण में लिखा है कि कैलाश पर्वत साक्षात शिव का शरीर है। पर्वत की हर चट्टान में महादेव की उपस्थिति है। यहाँ की हवा में शिव का स्पर्श है। यहाँ के जल में शिव की पवित्रता है। यहाँ की मिट्टी में शिव का आशीर्वाद है। स्कंद पुराण में कहा गया है, कैलासे पर्वते रम्य देव देवस्य शंभो स्थानम परमम पवित्रम सर्वदेव नमस्कृतम। अर्थात कैलाश पर्वत पर देवों के देव शंभु का परम पवित्र निवास है, जिसे समस्त देवता भी नमन करते हैं। और अब एक बात जो आपको और हैरान कर देगी, कैलाश की भौगोलिक स्थिति इतनी अनोखी है कि वैज्ञानिक भी हैरान हैं। यह पर्वत ठीक उस स्थान पर है जहाँ से 4 महान नदियाँ निकलती हैं। सिंधु नदी उत्तर से, ब्रह्मपुत्र पूर्व से, कर्णाली दक्षिण से और सतलज पश्चिम से। सोचिए जरा, एक ही पर्वत से 4 अलग अलग दिशाओं में 4 महान नदियाँ। ये चारों नदियाँ मिलकर धरती पर एक परफेक्ट स्वस्तिक बनाती हैं। जी हाँ दोस्तों, सनातन धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह कैलाश पर्वत से निकलने वाली नदियों से स्वयं प्रकृति ने बनाया है। हजारों साल पहले से, बिना किसी इंसान के। ये संयोग नहीं, ये किसी दिव्य इच्छा शक्ति का प्रकटीकरण है। दोस्तों, ये रहस्य इस पूरी डॉक्यूमेंट्री का सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल है। और यही वो सवाल है जिसने दुनिया भर के पर्वतारोहियों, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को दशकों से हैरान कर रखा है। माउंट एवरेस्ट पर आज तक 17,400 से ज्यादा लोग सफलतापूर्वक चढ़ चुके हैं। K2 पर 400 से ज्यादा। अन्नपूर्णा, जो दुनिया की सबसे खतरनाक चोटी मानी जाती है, जिसकी मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा है, उस पर भी कई दर्जन पर्वतारोही पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान का नंगा पर्वत, तिब्बत का शिशापांगमा, नेपाल का धौलागिरी, हर चोटी पर किसी न किसी ने झंडा गाड़ा है। लेकिन कैलाश के बारे में सोचिए, 6,638 मीटर, एवरेस्ट से पूरे 2,210 मीटर नीचे। ऑक्सीजन की इतनी कमी नहीं जितनी एवरेस्ट पर होती है। डेथ जोन भी नहीं जैसा 8,000 मीटर से ऊपर होता है। रास्ता भी टेक्निकली उतना एक्सट्रीम नहीं। तो फिर क्यों आज तक कोई नहीं पहुंचा? जो गए उनके साथ क्या हुआ, आइए एक एक करके सुनते हैं। साल था 1930। ब्रिटिश राज का दौर। दुनिया में ब्रिटिश साम्राज्य की धाक थी। एवरेस्ट पर चढ़ाई की तैयारियां जोरों पर थीं। ऐसे दौर में एक अनुभवी ब्रिटिश पर्वतारोही दल ने कैलाश को फतह करने का फैसला किया। टीम में कुल 6 सदस्य थे, सभी युवा। सबसे छोटा 24 साल का था, सबसे बड़ा 88 साल का। सभी अनुभवी पर्वतारोही हिमालय की कई चोटियां पहले फतह कर चुके थे। उनके पास उस जमाने का सबसे आधुनिक उपकरण था। रस्सियां, क्रैम्पॉन, आइस एक्स, ऊनी कपड़े, सब तैयार था। पहले दिन सब ठीक रहा, दूसरे दिन भी, तीसरे और चौथे दिन भी। वे धीरे धीरे ऊपर बढ़ते रहे। हर कदम पर हौसला था, हर चेहरे पर जोश था। बेस कैंप पर बचे उनके साथी उन्हें दूरबीन से देख रहे थे। सब ठीक लग रहा था। लेकिन 5वें दिन बेस कैंप पर बचे एक साथी ने दूरबीन से देखा और चौंक गया। टीम के एक सदस्य की चाल बदल गई थी। वो झुककर चल रहा था, जैसे कोई बूढ़ा आदमी चलता है। 6ठे दिन टीम ने रेडियो पर संपर्क किया। उनकी आवाज अजीब थी, कमजोर, थकी हुई, जैसे महीनों से सोए न हो। 7वें दिन एक सदस्य नीचे उतरने लगा, अकेला, बिना बाकी टीम के। नीचे पहुंचा तो बेस कैंप के लोग पहचान नहीं पाए। यह वही 24 साल का जवान था जो एक हफ्ते पहले हंसता कूदता गया था। अब उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, बाल काफी सफेद हो गए थे, आंखें धंसी हुई, चाल लड़खड़ाती, जैसे 10 साल एक हफ्ते में बूढ़ा हो गया हो। 8वें दिन बाकी टीम भी उतर आई। हालत सबकी एक जैसी थी। सब जैसे अचानक कई साल बूढ़े हो गए थे। नाखून इतने बड़े हो गए थे जैसे महीनों से कांटे न हो। त्वचा ढीली पड़ गई थी, जोड़ों में दर्द था। डॉक्टरों ने जांच की, सब हैरान। शरीर के अंदरूनी अंग उनकी असली उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़े दिख रहे थे। हड्डियों में वो घनत्व नहीं जो उनकी उम्र में होना चाहिए था। त्वचा की इलास्टिसिटी उम्र से बहुत ज्यादा कम हो गई थी। और फिर शुरू हुआ एक सिलसिला जो किसी को उम्मीद न थी। लौटने के 6 महीने बाद टीम के सबसे बुजुर्ग सदस्य का निधन हो गया। हार्ट फेलियर। 1 साल बाद दूसरे की मौत। किडनी फेलियर। 1.5 साल बाद
अचानक रात को सोते समय और 2 साल के भीतर पूरी की पूरी 6 सदस्यीय टीम इस दुनिया से चली गई। 6 लोग, सब जवान, सब स्वस्थ और 2 साल में सब खत्म। ऑटोप्सी रिपोर्ट्स में एक बात कॉमन थी, इनके शरीर के अंदरूनी अंग उनकी असली उम्र से कहीं ज्यादा डिटीरियरेट हो चुके थे, जैसे किसी ने उनके शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक को तेज कर दिया हो। वैज्ञानिक आज तक इसे नहीं समझा पाए। कई दशक बाद सोवियत संघ के जमाने में रूसी पर्वतारोही सर्गेई सेम्योनोव ने कैलाश की छोटी फतह करने का संकल्प लिया। सर्गेई कोई साधारण पर्वतारोही नहीं थे, उन्होंने हिमालय की कई दुर्गम चोटियां फतह की थीं। कॉकेसस की बर्फीली चोटियों पर उनका नाम था। शरीर से बेहद मजबूत, मन से दृढ़, उन्हें यकीन था कि अगर कोई कैलाश जीत सकता है तो वो हैं। वे अकेले निकले, अपनी गति से धीरे धीरे एक एक कदम सधाते हुए कैलाश की ढलान पर चढ़ते गए। पहला दिन ठीक रहा, दूसरा भी। तीसरे दिन वे काफी ऊपर थे। चौथे दिन वे कैलाश की छोटी से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर थे, इतने करीब कि लगा बस अब पहुंच ही गए। और तभी सीने में एक अजीब भारीपन आया, हल्का सा। शुरू में उन्होंने इग्नोर किया, लेकिन भारीपन बढ़ता गया। सांस लेने में तकलीफ होने लगी। ऑक्सीजन मास्क लगाया, लेकिन कोई फर्क नहीं। ऑक्सीजन लेवल मीटर नॉर्मल दिखा रहा था, ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, फिर भी सांस नहीं आ रही थी। दिल की धड़कन तेज होने लगी, इतनी तेज कि लगा सीने से बाहर आ जाएगी। पल्स बढ़ती जा रही थी, 90, 100, 120, 150। शरीर कांपने लगा, पैर जवाब देने लगे, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। सर्गेई को समझ आ गया, अगर एक कदम और ऊपर गए तो वापस नहीं आएंगे। जान बचाने के लिए उन्होंने नीचे उतरना शुरू किया। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, और जैसे जैसे नीचे उतरते गए सब ठीक होता गया। सीने का भारीपन कम हुआ, सांस सामान्य हुई, दिल की धड़कन नॉर्मल हुई। नीचे आकर वे थोड़ी देर बैठे रहे। शरीर ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑक्सीजन नॉर्मल, सब नॉर्मल। लेकिन ऊपर जाते ही सर्गेई ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे आगे बढ़ने से रोका, जैसे एक अदृश्य दीवार थी, मैं उसे पार नहीं कर सका। और मेरा शरीर खुद कहने लगा कि यहाँ से आगे मत जाओ, ये स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। उसके बाद सर्गेई ने कभी दोबारा कैलाश चढ़ने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, इतिहास में एक बार ऐसा हुआ जब एक इंसान ने दावा किया कि वो कैलाश की चोटी पर पहुंचा। वो थे तिब्बती बौद्ध महासिद्ध मिलारेपा। 11वीं और 12वीं सदी के महान बौद्ध योगी। तिब्बती परंपरा में उन्हें सबसे महान सिद्धों में गिना जाता है। कहा जाता है कि मिलारेपा ने कैलाश की चोटी पर जाकर एक बौद्ध धर्म के साधक नारो बोनचुंग से वाद विवाद किया और जीते, लेकिन वे वहां पहुंचे थे ध्यान की उस अवस्था में जो सामान्य मनुष्यों के लिए संभव नहीं, शरीर से नहीं, आत्मा से। इसीलिए तिब्बती बौद्ध कहते हैं कि कैलाश को शरीर से नहीं जीता जा सकता, उसे सिर्फ आत्मा से महसूस किया जा सकता है। यही कारण है कि परिक्रमा की अनुमति है। परिक्रमा करने पर कोई रोक नहीं। लाखों लोग हर साल 52 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं, लेकिन चोटी पर चढ़ना यह हमेशा से निषेध रहा है। और जिसने भी यह निषेध तोड़ने की कोशिश की, प्रकृति ने खुद उसे रोक दिया। वैज्ञानिकों के पास कई थ्योरीज हैं। एक थ्योरी कहती है कि कैलाश के आसपास एक असाधारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। यह फील्ड इतनी तीव्र है कि यह ह्यूमन बॉडी के बायो इलेक्ट्रिक सिस्टम को अफेक्ट करती है। इससे हार्ट रेट बढ़ती है, नेत्र की पुतलियां प्रभावित होती हैं और न्यूरोलॉजिकल सिग्नल्स डिस्टर्ब होते हैं। दूसरी थ्योरी कहती है कि कैलाश के आसपास कोई ऐसी अननोन रेडिएशन है जो सेल्स की एजिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करती है। इसीलिए कैलाश पर थोड़े समय में ही शरीर तेजी से बूढ़ा होने लगता है। तीसरी थ्योरी कहती है कि कैलाश के पास की एयर में कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो ह्यूमन लंग्स और हार्ट को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, इनमें से कोई भी थ्योरी पूरी तरह प्रूव नहीं हुई। कोई भी थ्योरी यह एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि 1930 की पूरी ब्रिटिश टीम 2 साल में क्यों मर गई। सनातन धर्म का जवाब एकदम सीधा है, यह भगवान शिव का निवास है और शिव के घर में बिन बुलाए कोई नहीं जा सकता। जो गया, शिव ने खुद उसे रोका। जिस पर शिव की कृपा नहीं, वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, हमने इसे पहले रहस्य में थोड़ा छुआ, लेकिन इस घटना के बारे में पूरी सच्चाई जाननी जरूरी है, क्योंकि यह घटना कैलाश के सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेड और सबसे चौंकाने वाले रहस्यों में से एक। 1930 में ब्रिटिश इंडिया में कई एक्सपीडिशंस हो रही थीं। हिमालय को मैप किया जा रहा था। ब्रिटिश सर्वे टीम्स हर साल नई चोटियों की ओर निकलती थीं। ऐसे में एक टीम ने कैलाश को चुना। टीम लीडर का नाम था कर्नल हेनरी विल्सन।
जवान 28 साल के, इंडियन आर्मी में सर्व्ड, कई हिमालयन एक्सपीडिशंस में हिस्सा ले चुके थे। उनके साथ थे 5 और अनुभवी पर्वतारोही। सबसे छोटा 24 साल का जेम्स हार्डिंग था। टीम ने नेपाल बॉर्डर से होते हुए तिब्बत में प्रवेश किया। तिब्बती अथॉरिटीज से परमिशन नहीं थी, इसलिए वे सीक्रेटली गए। ये पहली गलती थी। पहले 4 दिन सब नॉर्मल, ठंड थी, हवा थी, लेकिन टीम एक्सपीरियंस थी, वे हैंडल कर रहे थे। 5वें दिन सुबह जब टीम उठी, जेम्स हार्डिंग को अजीब लगा। उसके हाथ पैर सुन्न थे, शरीर में भारीपन था। उसने सोचा एल्टीट्यूड सिकनेस है। आगे बढ़ते रहे। शाम तक जेम्स के बाल जो सुबह काले थे काफी सफेद हो गए थे। साथियों ने देखा तो हैरान रह गए, ये कैसे हो सकता है, एक दिन में इतने बाल सफेद। छठे दिन सभी को अजीब लग रहा था। थकान असाधारण थी, नॉर्मल एल्टीट्यूड फैटीग से बिल्कुल अलग, जैसे शरीर की एनर्जी ड्रेन हो रही हो। 7वें दिन टीम के एक सदस्य विलियम ब्राउन के हाथ के नाखून देखकर सब चौंक गए। एक हफ्ते में नाखून इतने बड़े हो गए थे जैसे महीने भर से कांटे न हो। त्वचा ढीली पड़ने लगी थी। 8वें दिन टीम वापस नीचे उतर आई। वे डरे हुए थे, घबराए हुए थे। नीचे आने पर उन्होंने एक लोकल तिब्बती से पूछा कि यह क्या है। तिब्बती ने हाथ जोड़े और कहा, कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की, शिव ने वार्निंग दी है, अब जल्दी से घर जाओ। यहाँ से जितना दूर जाओ उतना अच्छा। लेकिन वार्निंग देर से आई। 6 महीने के भीतर टीम लीडर कर्नल हेनरी विल्सन की मौत हो गई, हार्ट अटैक। 38 साल की उम्र में। डॉक्टर्स कहते थे उनका हार्ट उनकी उम्र से बहुत ज्यादा डिटीरियरेट था। अगले 1.5 साल में बाकी 4 सदस्य भी चले गए, एक एक करके, अलग अलग कारणों से। लेकिन सबकी एक बात कॉमन थी, डॉक्टर्स को हर बार लगा कि उनका शरीर उनकी एक्चुअल एज से बहुत ज्यादा पुराना था, जैसे किसी ने उनकी जैविक घड़ी को तेज कर दिया हो। 2 साल के अंदर पूरी 6 मेंबर टीम में से 5 चले गए, सिर्फ एक बचा, जेम्स हार्डिंग, सबसे जवान, 24 साल का। जेम्स ने बाद में एक डायरी लिखी। उस डायरी में उन्होंने लिखा, कैलाश के पास जो एनर्जी है वो कुछ और है। वो एनर्जी हमारे शरीर को किसी तरह अफेक्ट करती है, जैसे वो हमें कंज्यूम कर रही हो, जैसे हमारी लाइफ फोर्स ड्रेन हो रही हो। मैं खुशकिस्मत हूँ कि बच गया, लेकिन मैं कभी नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों हुआ। जेम्स हार्डिंग 1978 में 72 साल की उम्र में मरे और उन्होंने कभी वो डायरी पब्लिश नहीं की। उनके मरने के बाद उनके परिवार ने उसे एक ब्रिटिश आर्काइव को दे दिया। दोस्तों, जब पैरों से नहीं चढ़ा जा सका तो इंसान ने सोचा हवाई रास्ता आजमाते हैं। साल था 2001। चीन का तिब्बत पर नियंत्रण पक्का था। चाइनीज अथॉरिटीज ने एक एम्बिशियस प्लान बनाया, एक हेलीकॉप्टर मिशन कैलाश की चोटी तक। यह मिशन ऑफिशियली एक साइंटिफिक सर्वे था। उद्देश्य था कैलाश की हाई रेजोल्यूशन एरियल फोटोग्राफ्स लेना, टेरेन मैपिंग और अगर संभव हो तो वहां लैंड करना। मिशन की टीम में थे 2 एक्सपीरियंस्ड हेलीकॉप्टर पायलट्स, 3 साइंटिस्ट्स, 1 कैमरामैन और 2 सपोर्ट स्टाफ, कुल 8 लोग। जिस दिन मिशन था उस दिन मौसम एकदम साफ था, नीला आसमान, कोई बादल नहीं, तेज हवा भी नहीं, विजिबिलिटी परफेक्ट। ग्राउंड कंट्रोल से हेलीकॉप्टर का कांटेक्ट क्रिस्टल क्लियर था। इंस्ट्रूमेंट सब काम कर रहे थे, फ्यूल फुल था। हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, धीरे धीरे कैलाश की ओर बढ़ा। पहले कुछ मिनट सब ठीक रहा। ग्राउंड कंट्रोल को हेलीकॉप्टर की पोजीशन रेगुलरली मिल रही थी, पायलट्स का कम्युनिकेशन क्लियर था। फिर हेलीकॉप्टर कैलाश के करीब पहुंचा। ग्राउंड कंट्रोल को अचानक कम्युनिकेशन में डिसरप्शन आने लगा, सिग्नल वीक हो गया, फिर पूरी तरह कट और हेलीकॉप्टर के अंदर जीपीएस स्क्रीन ब्लैंक हो गई। ब्लैक, कोई सिग्नल नहीं, जैसे सैटेलाइट खत्म हो गए हों। कंपास नीडल तेजी से स्पिन करने लगी 360 डिग्रीज, बिना रुके। रेडार स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक, रेडियो कंप्लीटली डेड, एल्टीमीटर बिहेव करना बंद। यह बात पायलट्स को सबसे ज्यादा डराने वाली थी, क्योंकि एल्टीमीटर के बिना हेलीकॉप्टर की एक्चुअल हाइट का कोई पता नहीं। और तभी क्लियर ब्लू स्काई में अचानक एक काली चमक, जैसे बिजली, लेकिन बादल नहीं थे, कोई क्लाउड नहीं था। फिर ये बिजली कहाँ से आई? एक पायलट ने बाद में बताया, वो बिजली नॉर्मल लाइटनिंग नहीं थी, वो एक तरह का एनर्जी डिस्चार्ज था, जैसे किसी बहुत बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स ने अचानक एनर्जी रिलीज की हो। हेलीकॉप्टर वायलेंटली शेक करने लगा, जैसे किसी जायंट हैंड ने पकड़कर हिला दिया हो। इंजन में एबनॉर्मल वाइब्रेशन, रोटर की स्पीड फ्लक्चुएट होने लगी। लीड पायलट ने स्प्लिट सेकंड में डिसीजन लिया, हेलीकॉप्टर को इमीडिएटली नीचे करो। वो उतरे, जान बाल बाल बची। जमीन पर उतरने के बाद सब इंस्ट्रूमेंट्स नॉर्मल हो गए, जीपीएस काम करने लगा,
रेडियो क्लियर, कंपस स्टेबल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। टीम के सभी मेंबर्स ट्रॉमेटाइज्ड थे, कैमरामैन के हाथ कांप रहे थे, साइंटिस्ट्स स्पीचलेस थे, पायलट्स की हालत खराब थी। उस दिन के बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की, कैलाश पर्वत पर किसी भी प्रकार की क्लाइंबिंग और एरियल ऑपरेशन पूरी तरह बैंड है। नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड, कंप्लीटली बैंड। अब सवाल ये है कि एक ऐसी सरकार जो किसी के सामने नहीं झुकती, जो तिब्बत पर नियंत्रण रखती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर में से एक है, वो कैलाश के सामने क्यों झुकी? क्या उन्हें उस मिशन में कुछ ऐसा दिखा जो उन्होंने दुनिया को नहीं बताया? चाइनीज गवर्नमेंट के आर्काइव्स में उस मिशन की डिटेल्ड रिपोर्ट है, लेकिन वो रिपोर्ट आज तक क्लासिफाइड है, पब्लिक को नहीं दी गई। क्यों? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। दोस्तों, चाइना का हेलीकॉप्टर मिशन अकेला नहीं था। कैलाश के ऊपर कई बार एरियल अटेम्प्ट्स हुए और हर बार रिजल्ट सेम रहा। 1980 के दशक में एक इंडियन एयरफोर्स पायलट ने अनऑफिशियल तौर पर कैलाश के ऊपर से फ्लाई करने की कोशिश की। उनका नाम था स्क्वाड्रन लीडर दिनेश त्यागी। वे ऑफिशियली एक रूटीन रिकॉनेसेंस मिशन पर थे, लेकिन उन्होंने रूट चेंज करके कैलाश के ऊपर से निकलने की कोशिश की। जैसे ही उनका एयरक्राफ्ट कैलाश के ऊपर पहुंचा, अचानक उनका एयरक्राफ्ट क्लाइंब करने लगा, जैसे खुद ब खुद। कंट्रोल्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। एयरक्राफ्ट की एल्टीट्यूड बढ़ती जा रही थी। पायलट ने नोज नीचे करने की कोशिश की, लेकिन एयरक्राफ्ट नहीं माना। कुछ देर बाद एयरक्राफ्ट खुद नॉर्मल हो गया। पायलट डरे हुए बेस पर लौट आए। उन्होंने यह बात ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं की, क्योंकि ऑफिशियली वो वहां थे ही नहीं। लेकिन रिटायर होने के बाद उन्होंने यह किस्सा एक जर्नलिस्ट को बताया। 2004 में एक प्राइवेट एविएशन कंपनी ने नेपाल साइड से हेलीकॉप्टर फ्लाई करने की कोशिश की। कैलाश को ऊपर से फोटोग्राफ करना था। वे कैलाश के करीब पहुंचे। हेलीकॉप्टर ने बिहेव करना बंद कर दिया। वे वापस लौट आए। 2018 में एक चाइनीज ड्रोन कंपनी ने हाई एल्टीट्यूड ड्रोन टेस्ट के लिए कैलाश को चूज किया। उनका ड्रोन स्टेट ऑफ द आर्ट था, मिलिट्री ग्रेड, मल्टीपल रिडंडेंट सिस्टम्स। उन्हें लगा कि अगर कोई ड्रोन यहाँ फ्लाई कर सकता है तो यही। ड्रोन लॉन्च हुआ, कुछ 100 मीटर ऊंचाई तक नॉर्मल गया। फिर जैसे ही कैलाश की प्रॉक्सिमिटी में पहुंचा, सिग्नल लॉस्ट। ड्रोन का कंट्रोल कंप्लीटली गॉन। ड्रोन नीचे गिर गया। उन्होंने 3 ड्रोन स्ट्राइक किए, तीनों का सेम रिजल्ट। वैज्ञानिक इसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं? वैज्ञानिकों का कहना है कि कैलाश के आसपास एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनोमली है। ये एनोमली इतनी इंटेंस है कि यह इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स को कंप्लीटली डिसेबल कर देती है। लेकिन यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनोमली कहां से आती है? इसका सोर्स क्या है? और यह सिर्फ कैलाश पर ही क्यों है? दुनिया के किसी दूसरे पर्वत पर ऐसा क्यों नहीं होता? इन सवालों का जवाब आज तक ऑफिशियली किसी के पास नहीं है। धार्मिक मान्यता कहती है यह भगवान शिव का सुरक्षा कवच है। महादेव अपने घर में किसी बाहरी नजर को नहीं घुसने देते, चाहे वो इंसान के पैर हों या मशीन के पंख। दोस्तों, ये फिनोमेनॉन अब इतना डॉक्यूमेंटेड हो चुका है कि इसे नकारना इम्पॉसिबल है। कैलाश के 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में पहुंचते ही मैग्नेटिक कंपास बिहेव करना बंद कर देता है। नीडल 360 डिग्रीज स्पिन करने लगती है। कोई स्टेबल डायरेक्शन नहीं दिखाती, जैसे मैग्नेटिक नॉर्थ ही गायब हो गया हो। जीपीएस सैटेलाइट्स से सिग्नल आना बंद हो जाता है। स्क्रीन पर नो सिग्नल या सर्चिंग दिखता रहता है। आप टेक्निकली जीपीएस से इक्विप्ड हों तो भी आपको अपनी पोजीशन नहीं पता। मोबाइल फोन नेटवर्क पूरी तरह खत्म। बीएसएनएल, एयरटेल, चाइना मोबाइल, कोई भी नेटवर्क नहीं मिलता, जैसे आप पूरी मॉडर्न सिविलाइजेशन से कट ऑफ हो गए हों। रेडियो फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब्ड, वॉकी टॉकीज काम नहीं करते। सैटेलाइट फोन भी ड्रोन लॉन्च करो तो कुछ दूर जाकर सिग्नल लूज कर लेता है और गिर जाता है। डिजिटल कैमरा और वीडियो कैमरा कई बार रैंडमली शट ऑफ हो जाते हैं, बैटरी फुल हो तो भी। 2019 में एक भारतीय जर्नलिस्ट रोहित वर्मा एक ट्रैवल मैगजीन के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे। उनके साथ एक फुल फोटोग्राफी सेटअप था, 2 DSLRs, 1 वीडियो कैमरा, 3 ड्रोन्स, मल्टीपल जीपीएस यूनिट्स। उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा, कैलाश के करीब आते ही हमने अजीब एक्सपीरियंस किए। सबसे पहले दोनों जीपीएस यूनिट्स ने सिग्नल देना बंद किया, फिर वॉकी टॉकीज में स्टैटिक आने लगा। एक ड्रोन लॉन्च किया तो कुछ दूर जाकर क्रैश, दूसरा ड्रोन भी सेम, तीसरा ड्रोन हमने लॉन्च ही नहीं किया। कैमरा बीच बीच में अचानक ऑफ हो जाता, बैटरी चेक करते तो फुल होती, बट कैमरा रिस्टार्ट करने के बाद ही काम करता। और सबसे अजीब बात, उनके रिस्ट वॉच ने बिहेव करना बंद कर दिया। डिजिटल वॉच था, सडनली 2 आवर्स आगे जंप कर गया, फिर वापस ओरिजिनल टाइम पर आ गया।
गया। ये 2-3 बार हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार यह सब कैलाश की एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैग्नेटिक एनोमली के कारण होता है। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली रिलेटिवली स्टेबल होता है। इसी फील्ड को कंपास सेंस करता है। जीपीएस सैटेलाइट्स भी इस फील्ड को कंसिडर करके आपकी पोजीशन कैलकुलेट करती हैं। लेकिन कैलाश के आसपास ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सट्रीम वेरिएशंस दिखाती है, इतनी एक्सट्रीम कि कंपास को स्टेबल रीडिंग मिलना इम्पॉसिबल हो जाता है। जीपीएस कैलकुलेशंस कंप्लीटली ऑफ हो जाती हैं और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में जो मैग्नेटिक इंटरफेरेंस होती है वो उन्हें मैल फंक्शन करा देती है। लेकिन ये मैग्नेटिक एनोमली इतनी इंटेंस क्यों है? अर्थ में कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस हैं जहां मैग्नेटिक एनोमलीज एग्जिस्ट करती हैं। जैसे बर्म्यूडा ट्रायंगल एरिया में कुछ स्ट्रेंज मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। साइबेरिया में कुछ एरियाज हैं, लेकिन कैलाश जितनी इंटेंस एनोमली कहीं रिकॉर्डेड नहीं। और ये एनोमली यहाँ क्यों है? इसका सोर्स क्या है? कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि शायद कैलाश के नीचे कोई मैसिव मेटालिक डिपॉजिट है जो एक जायंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, लेकिन ये प्रूव नहीं हुआ। कुछ का मानना है कि कैलाश के नीचे किम्बरलाइट पाइप्स हैं जो मैसिव प्रेशर जोन्स क्रिएट करते हैं। लेकिन सनातन धर्म का जवाब बहुत सिंपलर है। ये भगवान शिव की ऊर्जा है। उनके घर के आसपास जो डिवाइन एनर्जी फील्ड है वो किसी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को काम नहीं करने देती। महादेव को प्राइवेसी पसंद है। दोस्तों, ये रहस्य सुनने में सबसे ज्यादा अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेड भी है। कैलाश के आसपास समय सामान्य गति से नहीं चलता। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा था कि बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड या बहुत ज्यादा एनर्जी के क्षेत्र में समय की गति बदल जाती है। मैसिव ऑब्जेक्ट्स के पास टाइम स्लो हो जाता है और इंटेंस एनर्जी फील्ड्स के पास टाइम डिस्टॉर्ट हो जाता है। क्या कैलाश में ऐसा कुछ हो रहा है? सबसे कॉमन ऑब्जर्वेशन यह है कि कैलाश के पास जाने वाले लोगों के नाखून और बाल असामान्य गति से बढ़ते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में एक एडल्ट के नाखून 1 महीने में करीब 3 मिलीमीटर बढ़ते हैं और बाल करीब 1 सेंटीमीटर। लेकिन कैलाश की परिक्रमा के दौरान जो 52 किलोमीटर की होती है और करीब 3 दिन में कंप्लीट होती है, लोगों ने रिपोर्ट किया है कि उनके नाखून और बाल 2 हफ्ते के बराबर बढ़ गए। 3 दिन में 2 हफ्ते की ग्रोथ, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंटेड एक्सपीरियंस है। दिल्ली के एक सीए अरविंद गुप्ता 2021 में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे। वो बहुत सिस्टमैटिक इंसान हैं। उन्होंने यात्रा से पहले अपने नाखून काटे और उनकी लेंथ प्रिसाइजली मेजर की। यात्रा के दौरान डेली फोटोग्राफ्स लिए, वापस आकर फिर मेजर किया। 12 दिन की यात्रा में उनके नाखून ऑलमोस्ट 1 महीने के बराबर बढ़ गए थे। वो बताते हैं कि वापस आकर उन्होंने डॉक्टर्स से बात की। डॉक्टर्स ने कहा यह पॉसिबल नहीं है। उन्होंने ब्लड टेस्ट कराए, हार्मोन लेवल्स नॉर्मल, थायराइड नॉर्मल, कोई मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं। 2019 में एक जर्मन रिसर्च टीम ने इसे साइंटिफिकली स्टडी किया। उन्होंने 50 पिलग्रिम्स को ट्रैक किया जो कैलाश परिक्रमा पर गए थे। बिफोर और आफ्टर की बायोलॉजिकल मेजरमेंट्स ली। रिजल्ट्स शॉकिंग थे। नेल ग्रोथ रेट नॉर्मल से 2.3 टाइम्स ज्यादा थी। हेयर ग्रोथ रेट नॉर्मल से 1.8 टाइम्स ज्यादा थी। सेल्यूलर एजिंग मार्कर्स जो ब्लड में मेजर होते हैं नॉर्मल से एक्सेलरेटेड थे। लेकिन जब टीम वापस नॉर्मल एल्टीट्यूड और एरिया पर आई, सब नॉर्मल हो गया। रिसर्चर्स ने रिपोर्ट पब्लिश की और उसमें लिखा, हम ये एक्सप्लेन नहीं कर सके, ये किसी भी नोन साइंटिफिक मैकेनिज्म से मैच नहीं करता। इसके अलावा कई यात्रियों ने टाइम परसेप्शन के बारे में भी अजीब एक्सपीरियंसेस रिपोर्ट किए हैं। सम लोगों को लगा कि बस कुछ घंटे हुए हैं, लेकिन घड़ी देखो तो पूरा दिन निकल गया। कुछ लोगों को लगा कि पूरा दिन निकल गया, लेकिन घड़ी देखो तो बस कुछ घंटे हुए हैं। वॉचेस का बिहेव करना बंद होना, डिजिटल क्लॉक्स का सडनली रिसेट होना, मोबाइल फोन का टाइम सडनली जंप करना, ये सब एक्सपीरियंसेस इतने कॉमन हैं कि अब इन्हें कैलाश टाइम एनोमली कहा जाने लगा है। आइंस्टाइन का थ्योरी कहता है कि इंटेंस ग्रेविटेशनल फील्ड के पास टाइम स्लो हो जाता है, लेकिन कैलाश में ऑपोजिट हो रहा है। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एक्सेलरेट हो रही हैं, जैसे वहाँ टाइम फास्टर चल रहा हो। क्या कैलाश में कोई ऐसी एनर्जी है जो बायोलॉजिकल टाइम को एक्सेलरेट करती है? अगर हाँ, तो वो एनर्जी क्या है? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। दोस्तों, ये शायद कैलाश का सबसे कम डिस्कस होने वाला लेकिन सबसे प्रोफाउंड रहस्य है। जो लोग कैलाश के बहुत करीब पहुँचे, लौटने के बाद वे ठीक से बता नहीं पाते कि वहाँ क्या हुआ। ये बात नोटिस की गई है पर्वतारोहियों के केस में, यात्रियों के केस में, रिसर्चर्स के केस में। एक अनुभव इतना कॉमन
कारण है कि उसे डिस्क्राइब करना जरूरी है। कैलाश के बहुत करीब पहुंचने पर कॉन्शियसनेस की एक ऑल्टर्ड स्टेट आती है, जैसे सब कुछ स्लो मोशन में हो, जैसे टाइम थम गया हो, जैसे सराउंडिंग साउंड्स फेड हो गई हो, जैसे एक डीप साइलेंस हो, और उस साइलेंस में कुछ फील होता है, कुछ जो वर्ड्स में नहीं आता। वाराणसी के एक प्रोफेसर डॉक्टर महेश्वर पांडे 2017 में कैलाश गए थे। वो संस्कृत के स्कॉलर हैं, शास्त्रों के एक्सपर्ट, बड़े आर्टिकुलेट इंसान। उनके लिए हर चीज को वर्ड्स में एक्सप्रेस करना आसान था, लेकिन कैलाश से वापस आने के बाद उन्होंने पाया कि वो कैलाश के एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, लेकिन कैलाश के पास जो हुआ उसे मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। भाषा छोटी पड़ जाती है, शब्द नहीं मिलते, जो फील हुआ वो सब डिस्क्रिप्शन से परे था। टिबेटन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में इस फिनोमिनन का एक स्पेसिफिक नेम है, इसे रिगपा एक्सपीरियंस कहते हैं, यानी प्योर अवेयरनेस का एक्सपीरियंस, जहां ऑर्डिनरी माइंड की बाउंड्रीज डिसॉल्व हो जाती हैं, जहां सेल्फ और यूनिवर्स का डिस्टिंक्शन खत्म हो जाता है। बुद्धिस्ट मास्टर्स कहते हैं कि यह कैलाश की प्रेजेंस का इफेक्ट है। वहां की एनर्जी कॉन्शियसनेस को एक हायर स्टेट में ले जाती है, जो ऑर्डिनरी वर्ड्स और कंसेप्ट से परे होती है। और हिंदू ट्रेडिशन में कहा गया है, शिव वांग्मयस्य पथे, यानी शिव वाणी के स्वामी हैं। जहाँ शिव हैं, वहाँ साधारण वाणी काम नहीं करती, वहाँ सिर्फ साइलेंस बोलती है। दोस्तों, अब थोड़ा हमारे प्राचीन ग्रंथों में चलते हैं, क्योंकि जो आधुनिक विज्ञान नहीं समझा पाया उसका जवाब हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले से दर्ज कर रखा है। शिव पुराण एक विशाल ग्रंथ है। इसमें 7 संहिताएं हैं, विद्येश्वर, रुद्र, शतरुद्र, कोटिरुद्र, उमा, कैलाश और वायवीय। इनमें से कैलाश संहिता और वायवीय संहिता में कैलाश पर्वत का विस्तृत वर्णन है। शिव पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत का निर्माण किसी साधारण जियोलॉजिकल प्रोसेस से नहीं हुआ, यह भगवान शिव की इच्छा शक्ति से प्रकट हुआ। जब शिव ने इस ब्रह्मांड में अपना निवास स्थान चुना तो उन्होंने इस पर्वत को चुना, क्योंकि यह पृथ्वी का वह बिंदु है जो सबसे ज्यादा प्योर और एनर्जेटिकली चार्ज्ड है। शिव पुराण में कैलाश को स्फटिक शैल कहा गया है, यानी क्रिस्टल की तरह पारदर्शी और शुद्ध पर्वत। इसकी बर्फ कोई साधारण बर्फ नहीं, ये शिव की जटाओं से आई गंगा की क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म है। कैलाश की 4 दिशाओं में 4 दिव्य धातुओं का वर्णन है। पूर्व में क्रिस्टल यानी स्फटिक, पश्चिम में रूबी यानी माणिक्य, उत्तर में गोल्ड यानी स्वर्ण और दक्षिण में लापिस लजुली यानी वैदूर्य। ये कोई लिटरल डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये एनर्जी डिस्क्रिप्शन है। पूर्व में क्लैरिटी, पश्चिम में पैशन, उत्तर में प्यूरिटी, दक्षिण में विजडम। शिव पुराण में कैलाश के आसपास के एनवायरनमेंट का भी वर्णन कहा गया है कि कैलाश के पास सिद्ध, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, किन्नर और देवता सब विचरण करते हैं। ऑर्डिनरी ह्यूमन को वो दिखते नहीं, लेकिन जो स्पिरिचुअली एडवांस्ड है उसे उनकी प्रेजेंस फील होती है। कहा गया है कि कैलाश पर हमेशा दिव्य संगीत बजता रहता है, देवताओं का वाद्य यंत्र, गंधर्वों का गायन। यही वो ध्वनि है जिसे कुछ यात्री रात को सुनते हैं। कहा गया है कि कैलाश पर समय का नियम अलग है, वहाँ एक दिन मनुष्य लोग के कई दिनों के बराबर हो सकता है। यही वो टाइम एनोमली है जो मॉडर्न साइंस ऑब्जर्व कर रही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। वायु पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति कैलाश के दर्शन मात्र करता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो परिक्रमा करता है उसके इस जन्म के सारे पाप नष्ट होते हैं, और जो एक रात कैलाश के पास रुकता है उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है, जो बिन अनुमति के कैलाश की चोटी पर चढ़ने की कोशिश करता है, शिव की शक्ति उसे रोकती है, और यदि वो नहीं रुका तो परिणाम भयावह होता है। यही वो डिवाइन लॉ है जिसे 1930 की ब्रिटिश टीम ने, सर्गेई ने, चाइना की हेलीकॉप्टर टीम ने, सबने अलग अलग तरीकों से एक्सपीरियंस किया। दोस्तों, 1999 में एक ऐसी खोज हुई जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को एक साथ हिला दिया। यह खोज किसी इंडियाना जोन्स जैसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं थी, यह एक रियल साइंटिस्ट का रियल रिसर्च था। रूस के एक प्रतिष्ठित साइंटिस्ट थे डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव। वो नेत्र रोग विशेषज्ञ थे, रशिया के यूफा आई रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर। लेकिन उनकी एक और पैशन थी, एंशिएंट सिविलाइजेशंस और अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज की खोज। 1999 में मुल्दाशेव ने एक एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज की, तिब्बत की, कैलाश की। उनके साथ थे जियोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और फोटोग्राफर्स, एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। वो कई हफ्तों
हफ्तों तक कैलाश और उसके आसपास रहे, हर एंगल से ऑब्जर्व किया, मेजरमेंट्स लिए, फोटोग्राफ्स लिए, सैटेलाइट इमेजेस एनालाइज किए, और जो कंक्लूजन उन्होंने निकाला वो चौंकाने वाला था। कैलाश पर्वत कोई नेचुरल माउंटेन नहीं है, ये एक ह्यूमन मेड पिरामिड है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है, कोई इंसान इतना बड़ा पर्वत कैसे बना सकता है 638 मीटर ऊंचा। लेकिन मुल्ला शेफ की आर्ग्यूमेंट सुनिए। पहली बात, कैलाश की 4 फेसेस यानी 4 ढलाने बिल्कुल परफेक्ट हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। हर फेस एक परफेक्ट ट्रायंगल है और हर फेस कार्डिनल डायरेक्शन की तरफ एग्जैक्टली अलाइंड है। नॉर्थ फेस एग्जैक्टली नॉर्थ की तरफ, साउथ फेस एग्जैक्टली साउथ की तरफ, ईस्ट फेस एग्जैक्टली ईस्ट की तरफ, वेस्ट फेस एग्जैक्टली वेस्ट की तरफ। प्राकृतिक पर्वत कभी इतने परफेक्टली कार्डिनल अलाइंड नहीं होते। प्रकृति जियोमेट्री फॉलो नहीं करती, लेकिन कैलाश करती है। दूसरी बात, कैलाश का ऊपरी हिस्सा यानी समिट असामान्य रूप से फ्लैट और परफेक्ट है। नेचुरल इरोजन इरेगुलर शेप्स बनाती है, लेकिन कैलाश का समिट ऐसा दिखता है जैसे किसी ने उसे प्रिसाइसली कट किया हो। तीसरी बात, कैलाश का ओवरऑल शेप किसी भी नेचुरल माउंटेन से बिल्कुल अलग है। यह पिरामिड जैसा है और यह पिरामिड शेप सिर्फ ऊपर से नहीं, हर एंगल से, हर डायरेक्शन से। चौथी बात, जियोलॉजिकल एनालिसिस में कैलाश की रॉक्स की एज हिमालय के बाकी पर्वतों से बहुत ज्यादा पुरानी निकली, यानी कैलाश हिमालय के फॉर्मेशन का हिस्सा नहीं है, वो पहले से था। पांचवी बात, सिस्मिक डेटा में कैलाश के अंदर हॉलो चेम्बर्स दिखते हैं, यानी पर्वत के भीतर खाली जगह है, जैसे किसी बिल्डिंग में रूम्स होते हैं। मुल्दाशेव ने अपनी बुक इन सर्च ऑफ द सिटी ऑफ गॉड्स में यह सब डिटेल में लिखा। उन्होंने कहा कि कैलाश दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है और यह किसी ऐसी सिविलाइजेशन ने बनाया जो हमसे बहुत ज्यादा एडवांस्ड थी। लेकिन किसने बनाया? मुल्दाशेव का मानना था कि यह उसी सिविलाइजेशन का काम है जिसे हम संभाला कहते हैं, या जिसे एंशिएंट टेक्स्ट्स में देवता कहते हैं। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले एग्जिस्ट करती थी, जो टेक्नोलॉजी में हमसे कहीं आगे थी। अब इस थ्योरी को पूरी तरह प्रूव नहीं किया गया, लेकिन डिसमिस भी नहीं किया जा सका, क्योंकि मुल्दाशेव की ऑब्जर्वेशन सही हैं। कैलाश की जियोमेट्री एक्स्ट्रॉर्डिनरी है और साइंस के पास अब तक कोई कंप्लीट नेचुरल एक्सप्लेनेशन नहीं है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स में कैलाश को टाइसे कहते हैं और कहा जाता है कि यह एक कंस्ट्रक्टेड सेक्रेड साइट है, यानी बनाया हुआ, किसी ने पर्पस से बनाया। हिंदू टेक्स्ट्स में कहा जाता है कि शिव ने स्वयं इस पर्वत को अपना निवास चुना और इसे अपनी डिवाइन एनर्जी से शेप दिया। शायद यही वो कंस्ट्रक्शन है जिसकी बात हो रही है, डिवाइन कंस्ट्रक्शन। दोस्तों, सनातन धर्म में स्वस्तिक सबसे पवित्र चिन्हों में से एक है। हर शुभ काम में स्वस्तिक बनाया जाता है, हर पूजा में, हर गृह प्रवेश में, हर विवाह में। स्वस्तिक का अर्थ है सु यानी अच्छा और अस्थि यानी होना, यानी जो अच्छा है वो हो। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है, सृष्टि के रोटेशन का प्रतीक है, और यह पवित्र चिन्ह स्वयं प्रकृति ने कैलाश पर बनाया है 2 तरीकों से। पहला तरीका है नदियों से। कैलाश पर्वत से 4 महान नदियां निकलती हैं। सिंधु नदी उत्तर दिशा में बहती है, ब्रह्मपुत्र पूर्व दिशा में, कर्णाली दक्षिण में और सतलज पश्चिम में। यह चारों नदियां मिलकर जो पैटर्न बनाती हैं वो एक परफेक्ट स्वस्तिक है। ऊपर से देखें सैटेलाइट इमेज में तो साफ दिखता है, एक केंद्र बिंदु यानी कैलाश और 4 दिशाओं में 4 आर्म्स। हाइड्रोलॉजी में ये बहुत रेयर फिनोमिनन है, एक ही सोर्स से 4 डिफरेंट डायरेक्शंस में 4 रिवर्स। यह नेचुरल हाइड्रोलॉजी के नॉर्मल पैटर्न से बिल्कुल अलग है। वैज्ञानिक इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि शायद कैलाश के आसपास की टोपोग्राफी ऐसी है कि पानी नेचुरली 4 डायरेक्शंस में डिवाइड हो जाता है, लेकिन इतना परफेक्ट डिवीजन, इतना सिमेट्रिक, यह नेचुरल नहीं लगता। दूसरा तरीका है शैडो से। सूर्यास्त के समय जब सूर्य एक स्पेसिफिक एंगल पर होता है, कैलाश की शैडो धरती पर एक परफेक्ट स्वस्तिक बनाती है। ये शैडो पैटर्न इतना क्लियर होता है कि कई ट्रैवलर्स ने इसे फोटोग्राफ किया है। शैडो की चारों आर्म्स इक्वल लेंथ की, चारों एग्जैक्टली राइट एंगल्स पर, जैसे किसी ने रूलर से मेजर करके बनाया हो। जयपुर के एक फोटोग्राफर रविंद्र सिंह 1920 में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे। उन्होंने बताया, शाम को जब मैंने कैलाश की शैडो देखी, मेरे हाथ से कैमरा गिर गया। शैडो बिल्कुल वही शेप थी जो हम
पूजा में बनाते हैं, परफेक्ट स्वस्तिक। मुझे लगा जैसे महादेव खुद अपना सिग्नेचर दे रहे हों। रविंद्र जी ने वो फोटो अपने फैमिली को भेजी। उनकी माँ ने फोटो देखकर रो दिया और कहा, बेटे तू धन्य है, जिसने ये देखा वो धन्य है। ये है शैडो फिनोमिनन। ईयर में कुछ स्पेसिफिक डेज में ही होता है जब सन एक पर्टिकुलर एंगल पर होता है और हर बार रिजल्ट सेम, परफेक्ट स्वस्तिक। शैडोज से परफेक्ट जियोमेट्रिक शेप्स बनाना यह नेचुरल प्रोसेस नहीं है। किसी स्पेसिफिक जियोमेट्री की जरूरत होती है जो एग्जैक्टली राइट डायमेंशंस में हो। कैलाश की जियोमेट्री इतनी परफेक्ट है कि वो स्पेसिफिक शैडो पैटर्न्स क्रिएट करती है और वो पैटर्न वही है जो सनातन धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। क्या यह कोइंसिडेंस है या यह उसी डिवाइन आर्किटेक्ट का डिजाइन है जिसने यह पर्वत बनाया? दोस्तों, अब एक ऐसी बात करते हैं जो मॉडर्न साइंस और एंशिएंट स्पिरिचुअलिटी को एक ही बिंदु पर ले आती है। 2015 में नासा ने कैलाश की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस रिलीज की। ये इमेजेस नासा के टेरा सैटेलाइट से ली गई थी, मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजिंग से, जो नॉर्मल ह्यूमन आई से कहीं ज्यादा डिटेल कैप्चर करती हैं। जब इन इमेजेस को रिसर्चर्स ने एनालाइज किया तो एक चीज ने सबका ध्यान खींचा। कैलाश की शैडो बना रही थी एक ऐसी फिगर जो किसी विशाल योगी की मेडिटेशन पोस्चर जैसी दिखती थी। फिगर पैड मसाना में बैठी हुई, यानी जैसे कोई ध्यान में बैठा हो। पीठ सीधी, सिर पर जटाओं जैसी आकृति, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। ये शैडो पैटर्न इतना क्लियर था कि इसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल था। जब ये इमेजेस ऑनलाइन आई तो दो तरफ से रिएक्शंस आए। साइंटिफिक कम्युनिटी ने कहा ये पैराइडोलिया है, यानी रैंडम पैटर्न्स में मीनिंगफुल शेप्स देखने की ह्यूमन टेंडेंसी, जैसे हम क्लाउड्स में चेहरे देखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इमेज एनालिस्ट्स ने कहा ये पैराइडोलिया नहीं है, ये शैडो का एक कंसिस्टेंट और स्ट्रक्चर्ड पैटर्न है। शैडो एनालिसिस एक्सपर्ट्स ने पॉइंट आउट किया कि यह शैडो पैटर्न ईयर के अलग अलग टाइम्स पर कंसिस्टेंट रहता है। ये रैंडम नहीं है, ये कैलाश की स्पेसिफिक जियोमेट्री के कारण है। और कैलाश की जियोमेट्री ऐसी क्यों है, ये सवाल फिर वही पुराना सवाल है। इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट एडवाइन राजेश शर्मा, जो IIT दिल्ली से हैं, उन्होंने इस फेनोमेनॉन को मैथमेटिकली एनालाइज किया। उनका कंक्लूजन था, कैलाश की जियोमेट्री ऐसी है कि वो कंसिस्टेंटली एक स्पेसिफिक शैडो पैटर्न क्रिएट करती है। यह पैटर्न किसी नेचुरल फॉर्मेशन में नहीं होता, ये किसी डिजाइन्ड स्ट्रक्चर में होता है। उन्होंने कंपेयर किया ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा के शैडो पैटर्न से, और इंटरेस्टिंग डिस्कवरी ये थी कि दोनों में एक सिमिलैरिटी थी। दोनों स्पेसिफिक सन पोजीशंस पर स्पेसिफिक जियोमेट्रिक शैडो पैटर्न्स क्रिएट करते हैं। यानी अगर कैलाश एक डिजाइन्ड पिरामिड है तो उसे ऐसे डिजाइन किया गया था कि वो स्पेसिफिक शैडो पैटर्न्स क्रिएट करे, जैसे गीजा पिरामिड्स को किया गया था। और वो शैडो पैटर्न एक मेडिटेटिंग फिगर जैसा, शिवा इन मेडिटेशन। नासा ने ऑफिशियली इस ऑब्जर्वेशन पर कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन इमेजेस आज भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं और जो भी उन्हें देखता है वो खुद जज कर सकता है। दोस्तों, ये रहस्य शायद कैलाश के सबसे ज्यादा पर्सनली एक्सपीरियंस्ड रहस्यों में से एक है। हजारों यात्री जो कैलाश परिक्रमा पर गए हैं, उनमें से एक बड़ी संख्या ने एक कॉमन एक्सपीरियंस रिपोर्ट किया है। रात के गहरे सन्नाटे में जब चारों तरफ बर्फ और अंधेरा हो, कैलाश के पास से एक अजीब ध्वनि आती है। कुछ कहते हैं ये ओम जैसी गूंज है, जैसे हवा खुद मंत्र जप रही हो। एक लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन जो पूरे शरीर में फील होती है। कुछ कहते हैं ये डमरू जैसी ताल है, एक रिदमिक साउंड, एकदम रेगुलर, जैसे कोई बजा रहा हो। कुछ कहते हैं ये दोनों एक साथ, पहले ओम की गूंज, फिर उसके ऊपर डमरू की ताल, जैसे आकाशवाणी हो रही हो। मध्य प्रदेश के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर संदीप त्रिवेदी 2018 में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे। वो हाईली रैशनल इंसान हैं, साइंस में बिलीव करते हैं। उन्होंने बताया, रात करीब 2 बजे मेरी नींद खुली। टेंट में था, कुछ साउंड था, पहले लगा हवा है, लेकिन हवा नहीं थी। टेंट बिल्कुल स्टिल था। फिर ध्यान से सुना, वो साउंड ओम जैसी थी, लेकिन बहुत लो, जैसे पृथ्वी के नीचे से आ रही हो। मेरे सीने में एक वाइब्रेशन फील हुई। मैं टेंट से बाहर निकला, खड़ा रहा, करीब आधे घंटे तक वो साउंड सुनी। आंखों में पानी आ गया। मैं समझ नहीं पाया कि यह क्या था, लेकिन जो पीस उस मोमेंट में फील हुई वो मैंने पहले कभी नहीं फील की थी। संदीप त्रिवेदी एक रैशनल इंसान है। वो हेलुसिनेशन नहीं था, वो स्लीप डिप्रिवेशन नहीं था। तो वो क्या था? 2018 में एक साइंटिफिक टीम ने इसे स्टडी किया। उन्होंने कैलाश के पास साउंड फ्रीक्वेंसी मेजरिंग इक्विपमेंट इंस्टॉल किया और उन्होंने जो रिकॉर्ड किया वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। एक कांस्टेंट लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन थी, 472 हर्ट्ज।
हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी वो है जिसे एंशिएंट म्यूजिकल ट्रेडिशंस में नेचुरल ट्यूनिंग कहते हैं। मॉडर्न स्टैंडर्ड ट्यूनिंग 440 हर्ट्ज है, लेकिन एंशिएंट इंडियन, ग्रीक और इजिप्शियन म्यूजिक 430 हर्ट्ज में ट्यून होता था। 430 हर्ट्ज को शोधकर्ता हीलिंग फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। स्टडीज शो करती हैं कि 430 हर्ट्ज साउंड एक्सपोजर के बाद लोग ज्यादा काल्म फील करते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, हार्ट रेट नॉर्मलाइज होती है और शिव तंत्र में 430 हर्ट्ज को शिव की ध्वनि कहा गया है। वो ध्वनि जो सृष्टि के आरंभ में थी, जिसे नाद ब्रह्म कहते हैं। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी कैलाश से क्यों आती है? साइंटिस्ट का एक थ्योरी है, कैलाश के आइस फॉर्मेशंस और रॉक फॉर्मेशंस मिलकर एक नेचुरल रेजोनेंस चेंबर बनाते हैं, जैसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और हवा जब इस चेंबर से गुजरती है तो ये 432 हर्ट्ज की वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। लेकिन ये थ्योरी पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं करती, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से आइस और रॉक फॉर्मेशंस हैं, लेकिन 432 हर्ट्ज की कंसिस्टेंट वाइब्रेशन कहीं और नहीं है। एक दूसरी थ्योरी है जो और इंटरेस्टिंग है। जियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि कैलाश के नीचे मैसिव क्रिस्टलाइन रॉक फॉर्मेशंस हैं, और क्रिस्टल्स एक प्रॉपर्टी होती है जिसे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, यानी प्रेशर पड़ने पर क्रिस्टल्स इलेक्ट्रिसिटी और वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। अगर कैलाश के नीचे मैसिव क्रिस्टल्स हैं और उन पर पर्वत का प्रेशर है, तो वो कंटिन्यूअसली वाइब्रेट कर रहे होंगे, और उस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी 632 हर्ट्ज, यानी कैलाश लिटरली एक जायंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो कंटिन्यूअसली भगवान शिव की फ्रीक्वेंसी पर। जो यात्री रात को ये साउंड सुनते हैं वो एक्चुअली कैलाश के क्रिस्टल्स की वाइब्रेशन सुन रहे होते हैं। ओम की फ्रीक्वेंसी अद्भुत है ना दोस्तों। इस धरती पर दो झीलें हैं, सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पर, सेम एल्टीट्यूड पर, सेम जियोग्राफिक रीजन में, सेम वेदर कंडीशंस, लेकिन एक हमेशा शांत है और दूसरी हमेशा तूफानी। एक में जीवन है, दूसरी में नहीं। एक के पास जाने पर पीस मिलती है, दूसरे के पास जाने पर एंग्जाइटी। ये कैसे पॉसिबल है? पहली झील है मानसरोवर, दुनिया की सबसे ऊंची फ्रेश वाटर लेक, 14,950 फीट यानी 4,6 मीटर्स की ऊंचाई पर, चाइना के तिब्बत में। कैलाश के दक्षिण में मानसरोवर का पानी क्रिस्टल क्लियर है, इतना साफ कि 100 फीट नीचे तक देख सकते हैं। पानी का कलर टर्क्वाइज ब्लू है, एकदम ब्रिलियंट, और इसकी सरफेस हमेशा काल्म, हमेशा स्टिल। चाहे आसपास कितनी भी हवा हो, चाहे वेदर कुछ भी हो, मानसरोवर की सरफेस ग्लास की तरह स्मूथ रहती है। यहाँ बर्ड्स आते हैं, फ्लामिंगोस, ब्राह्मण डक्स, क्रेन्स, सीगल्स, सैकड़ों स्पीसीज। कुछ बर्ड्स स्पेसिफिकली यहाँ ब्रीड करने आते हैं। यहाँ फिश हैं, साफ पानी में तैरती हुई, और यहाँ आने वाले लोग यूनानिमसली एक फीलिंग डिस्क्राइब करते हैं, डीप पीस, जैसे सारी चिंताएं डिसॉल्व हो गई हों, जैसे मन कंप्लीटली स्टिल हो गया हो। कुछ लोग रोते हैं बिना किसी रीजन के, बस एक ओवरवेलमिंग पीस के कारण। हिंदू मिथोलॉजी के अनुसार यह झील ब्रह्मा जी ने अपने मन से बनाई, इसीलिए इसका नाम मान यानी माइंड, और सरोवर यानी लेक, माइंड लेक, मन से बनी झील। और दूसरी झील है राक्षस ताल, सिर्फ 35 किलोमीटर दूर मानसरोवर के पश्चिम में। राक्षस ताल का पानी खारा है, इसमें कोई फिश नहीं, कोई बर्ड नहीं, कोई एक्वाटिक लाइफ नहीं, जैसे ये लेक बैरन हो, डेड। इसकी सरफेस हमेशा टर्बुलेंट, हमेशा चर्निंग, चाहे वेदर परफेक्टली काल्म हो। राक्षस ताल की सरफेस रफ रहती है, जैसे पानी के अंदर से कोई फोर्स है जो उसे हिला रही हो। यहाँ आने वाले लोगों को अनईज महसूस होती है, कुछ लोगों को सडन एंजाइटी अटैक्स, कुछ को हेडेक, कुछ को विदाउट रीजन का फियर। हिंदू मिथोलॉजी के अनुसार यहाँ रावण ने शिव की तपस्या की थी, अपने 10 सिर काटकर अग्नि में अर्पित किए थे। तब से इस झील में रावण की नेगेटिव एनर्जी है। लेकिन साइंस क्या कहती है? यह सच है कि मानसरोवर फ्रेश वाटर है और राक्षस ताल सेलाइन है। ये जियोलॉजिकल डिफरेंस है। दोनों लेक्स की जियोलॉजिकल ओरिजिन अलग है, लेकिन सरफेस टर्बुलेंस का डिफरेंस ये जियोलॉजी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। सेम एल्टीट्यूड, सेम वेदर, सेम विंड कंडीशंस, एक काल्म और एक टर्बुलेंट। साइंटिस्ट का एक थियोरी है कि कैलाश से फ्लोइंग एनर्जी का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है जो मानसरोवर को एनर्जाइज करती है पॉजिटिव तरीके से, और राक्षस ताल उस एनर्जी फ्लो के आउटसाइड है। लेकिन यह भी पूरी तरह प्रूव नहीं हुआ। जो फैक्ट है वो ये है, दोनों लेक्स एग्जिस्ट करती हैं, दोनों का बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर है, और इसका कोई कंप्लीट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोस्तों, आज दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है। आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, ग्लेशियर्स रिट्रीट कर रहे हैं, हिमालय के ग्लेशियर श्रिंक हो रहे हैं,
हैं। हर साल साइंटिस्ट्स नई अलार्मिंग रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत की चोटी की बर्फ हजारों साल से वैसी ही है। यह फैक्ट है, सैटेलाइट डेटा से प्रूव है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से प्रूव है। सेंचुरीज पुरानी तिब्बती पेंटिंग्स में कैलाश दिखता है। उस समय भी वही बर्फ थी, आज भी वही। हिमालय के आसपास के सभी मेजर ग्लेशियर्स पिछले 50 सालों में सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड हुए हैं। कुछ 30% कम हो गए, कुछ 40%। गंगोत्री ग्लेशियर जहां से गंगा निकलती है वो हर साल कई मीटर्स रिट्रीट कर रही है, लेकिन कैलाश की समिट स्नो वो अनचेंज्ड है। गर्मियों में जब तिब्बत का टेम्परेचर रिलेटिव टर्म्स में ज्यादा होता है, जब आसपास के पर्वतों की बर्फ पिघलती है, कैलाश की छोटी की बर्फ नहीं पिघलती। ग्लेशियोलॉजिस्ट्स जो ग्लेशियर्स और स्नो स्टडी करते हैं, उन्होंने इसे स्पेसिफिकली नोट किया है और उनके पास कोई सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक थियरी है कि शायद कैलाश की समिट की स्पेसिफिक ज्योमेट्री ऐसी है जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है, जिससे स्नो मेल्टिंग नहीं होती। दूसरी थियरी है कि शायद कैलाश के पीक पर कोई स्पेसिफिक माइक्रो क्लाइमेट है, लेकिन कोई भी थियरी फुली प्रूवन नहीं है। हिंदू ट्रेडिशन में इसका जवाब सिंपल है। शिव का एक नाम है हिमाचल, यानी बर्फ में रहने वाले। उनके जटाओं में उनके शरीर पर भस्म है जो व्हाइट है। उनका निवास हमेशा स्नो कवर्ड रहता है। यह उनकी डिवाइन नेचर है, और जब तक महादेव हैं, कैलाश की बर्फ हमेशा रहेगी। ग्लोबल वार्मिंग भी उसे नहीं हटा सकती। दोस्तों, यह रहस्य शायद कैलाश के सभी रहस्यों में सबसे प्रोफाउंड है, सबसे मिस्टीरियस है और सबसे ज्यादा इमेजिनेशन को फायर करने वाला है। क्या कैलाश के भीतर एक पूरी सिविलाइजेशन रहती है? यह कोई न्यू एज फैंटेसी नहीं है। यह हिंदू, बौद्ध और तिब्बती ग्रंथों में हजारों साल से डॉक्यूमेंटेड है। इस सिविलाइजेशन का नाम है संभाला। बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स में संभाला का सबसे विस्तृत वर्णन मिलता है कलाचाक्रा तंत्रा में। ये एक एक्सट्रीमली एंशिएंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। इसमें कहा गया है कि संभाला एक हिडन किंगडम है, एक ऐसी जगह जो ऑर्डिनरी ह्यूमन को दिखती नहीं, जो ऑर्डिनरी मैप्स पर नहीं है, जो ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी से नहीं फाइंड होती, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है। संभाला के बारे में बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स में जो डिस्क्रिप्शन है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। ये एक लोटस फ्लावर की शेप में बना किंगडम है। इसमें 960 मिलियन फैमिलीज रहती हैं। इसके सेंटर में एक क्रिस्टल माउंटेन है और उस माउंटेन के टॉप पर एक पैलेस है जो शुद्ध क्रिस्टल से बना है। संभाला के लोग ऑर्डिनरी ह्यूमंस जैसे नहीं हैं। उनकी एवरेज लाइफ स्पैन है 100 ईयर्स नहीं, 1000 ईयर्स से ज्यादा। कुछ तो हजारों साल जीते हैं। उनके शरीर में कोई डिजीज नहीं होती। एजिंग प्रोसेस बहुत स्लो है। वो टेलीपैथी से कम्युनिकेट करते हैं। वर्ड्स की जरूरत नहीं। वो एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं, यानी शरीर को छोड़कर किसी भी जगह जा सकते हैं। उनका टेक्नोलॉजी लेवल हमसे हजारों साल आगे है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी मशीन बेस्ड नहीं, कॉन्शियसनेस बेस्ड है, और वो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, पास्ट और फ्यूचर दोनों में। टिबेटन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में कहा जाता है कि संभाला का राजा कालचक्र है। वो एक डिवाइन बीइंग है जो पूरी मानव जाति की डेस्टिनी को गाइड करता है, और जब दुनिया में डार्कनेस अपने पीक पर होगी, तब संभाला से एक आर्मी निकलेगी और वो लाइट को रिस्टोर करेगी। हिंदू टेक्स्ट में इसे शंभल कहा गया है। कल की पुराना में वर्णन है। यहाँ से कल की अवतार प्रकट होंगे जब कलयुग अपने चरम पर होगा। अब सवाल है, क्या यह रियल है या यह सिर्फ माइथोलॉजी है? यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग मॉडर्न कनेक्शंस हैं। रशियन साइंटिस्ट मुल्दशेव ने 1999 में टिबेटन लामास से डिटेल्ड कॉन्वर्सेशंस की। उन्होंने लिखा कि लामास ने उन्हें कंफर्म किया कैलाश के बीनीथ एक वास्ट अंडरग्राउंड नेटवर्क है, जिसमें चेम्बर्स हैं, टनल्स हैं, और उन टनल्स में बीइंग्स रहते हैं जो ऑर्डिनरी ह्यूमंस से बहुत अलग हैं। 20वीं सदी के आरंभ में रशियन मिस्टिक निकोलस रोरिच ने सेंट्रल एशिया की ट्रैवल्स की। उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा कि उन्होंने कई लोकल्स से संभाला के बारे में सुना और सभी के अकाउंट्स रिमार्केबली कंसिस्टेंट थे। रोरिच ने लिखा, संभाला एक फिजिकल प्लेस है, एक रियल लोकेशन, लेकिन यह उन्हीं को दिखता है जो रेडी हैं, जिनकी कॉन्शियसनेस उस लेवल पर है। और इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन में कई संतों ने दावा किया है कि वो संभाला पहुंचे, उन्होंने वहां के लोगों से मिले, नॉलेज प्राप्त की और वापस आए। क्या यह सच है? इसे प्रूव करना इम्पॉसिबल है, लेकिन डिसमिस करना भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि टू मेनी इंडिपेंडेंट सोर्सेज, टू मेनी ट्रेडिशंस, टू मेनी सेंचुरीज सब एक ही बात कह रहे हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत प्रोफाउंड है, चिरंजीवी यानी अमर प्राणी, जो इस धरती पर आज भी जीवित हैं। 7
चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा, राजा बलि, वेद व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। इनमें से 3 के बारे में एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि वो कैलाश क्षेत्र में है। अश्वत्थामा, हनुमान और परशुराम। अश्वत्थामा की कहानी सबसे ट्रेजिक है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे, महाभारत के सबसे स्किल्ड वॉरियर्स में से एक। लेकिन युद्ध के अंत में उन्होंने एक ऐसा काम किया जो अनफॉरगिवेबल था। उन्होंने सोते हुए पांडवों के शिविर पर रात को हमला किया, 5 बच्चों को मार दिया जो पांडवों के बेटे नहीं बल्कि द्रौपदी के पुत्र थे, और उन्होंने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाया, एक अनबॉर्न चाइल्ड को किल करने की कोशिश। लॉर्ड कृष्णा ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और अश्वत्थामा को श्राप दिया। श्राप था, तुम चिरंजीवी हो जाओ लेकिन हमेशा भटकते रहो, एक ऐसे घाव के साथ जो कभी नहीं भरे, जो हमेशा फ्रेश रहे। अश्वत्थामा के माथे से जो मणि निकाली गई थी वहाँ एक घाव बन गया जो आज हजारों साल बाद भी ताजा है, कभी नहीं भरा। कहा जाता है कि अश्वत्थामा हिमालय में भटकते हैं, फॉरेस्ट्स में, रिमोट माउंटेन्स में, कभी कभी गांवों के पास दिखते हैं, लेकिन जैसे ही कोई पास जाए वो गायब हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर रीजन में कई आई विटनेस अकाउंट्स हैं एक ऐसे व्यक्ति के जिनके माथे पर एक ताजा घाव था जो किसी से नहीं मिलते, जो बेहद दुखी दिखते थे, लेकिन हिमालय में उनकी उपस्थिति के अकाउंट्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और स्पेसिफिकली कैलाश क्षेत्र में। क्यों? बिकॉज कैलाश में समय धीमा चलता है। एक चिरंजीवी के लिए जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से भटक रहा है, टाइम डायलेशन जोन में रहना उसे कुछ रिलीफ देता होगा शायद। हनुमान जी के बारे में रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है, जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान प्रेजेंट रहते हैं, इनविजिबल लेकिन प्रेजेंट। कैलाश पर्वत पर शिव का वास है और शिव स्वयं राम के परम भक्त हैं। हिंदू ट्रेडिशन में शिव के मुख से हमेशा राम नाम निकलता है, तो जहाँ शिव है वहाँ राम नाम है, और जहाँ राम नाम है वहाँ हनुमान है। कुछ सेंट्स और योगीज ने दावा किया है कि हिमालय में उन्हें एक विशाल डिवाइन बीइंग का एक्सपीरियंस हुआ जो किसी ग्रेट मंकी वॉरियर जैसा था, जिसकी प्रेजेंस से पीस और स्ट्रेंथ फील होती थी। परशुराम के बारे में, परशुराम विष्णु के 6th एवेटार हैं। उनका मिशन था क्षत्रियों के अत्याचार को समाप्त करना। 21 बार उन्होंने अर्थ को क्षत्रियों से मुक्त किया। फिर उन्होंने हिमालय में तपस्या के लिए प्रयाण किया। कल्कि पुराना में लिखा है, जब कल्कि अवतार प्रकट होंगे तब परशुराम उन्हें ट्रेन करेंगे, वेपन्स की ट्रेनिंग देंगे, तब तक वो हिमालय में तपस्यारत हैं। कैलाश रीजन उनका प्रोबेबल लोकेशन माना जाता है क्योंकि यह हिमालय का मोस्ट एनर्जेटिकली पावरफुल जोन है। अब यह प्रूव नहीं हो सकता और डिस्प्रूव भी नहीं, यह फेथ का मैटर है, लेकिन फेथ भी एक काइंड ऑफ नोइंग है जो बियॉन्ड ऑर्डिनरी एविडेंस होता है। दोस्तों, अप्रैल 2019 इंडियन आर्मी की एक टीम मकालू बारून नेशनल पार्क के पास थी, नेपाल और तिब्बत बॉर्डर के करीब, कैलाश रीजन के एडजेसेंट एरिया में। अचानक स्नो में कुछ असामान्य निशान दिखे, फुटप्रिंट्स, लेकिन किसी ह्यूमन के नहीं, किसी एनिमल के नहीं जो वो आइडेंटिफाई कर सकते थे। फुटप्रिंट्स की लेंथ थी 32 इंचेस यानी करीब 81 सेंटीमीटर्स, विड्थ थी 15 इंचेस यानी करीब 30 सेंटीमीटर्स। ग्राउंड में डेप्थ काफी ज्यादा थी, यानी जो क्रीचर इन्हें बना रहा था वो बेहद भारी था। और सबसे इंपॉर्टेंट, शेप। ये फुटप्रिंट्स ह्यूमनॉइड थे, यानी ह्यूमन फुट जैसी शेप, लेकिन साइज में सेवरल टाइम्स बड़ी। इंडियन आर्मी ने इन फुटप्रिंट्स की फोटोग्राफ्स ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की। कैप्शन था, मिस्टीरियस फुटप्रिंट्स इन द स्नो नियर मकालू बेस कैंप। यह ऑफिशियल गवर्नमेंट ट्वीट था, कोई रूमर नहीं, कोई सोशल मीडिया फेक नहीं, भारतीय सेना का ऑफिशियल कम्युनिकेशन। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने इमीडिएटली एनालाइज किया, बेयर फुटप्रिंट से कंपेयर किया, स्नो लेपर्ड से, वुल्फ से, ब्लू शीप से, कोई मैच नहीं। बाइपीडल यानी 2 पैरों पर चलने वाले किसी क्रीचर के थे, इतने लार्ज, इतने हैवी। टिबेटन और नेपाली ट्रेडिशन में इस क्रीचर को येटी कहते हैं। स्नोमैन, एक ऐसा बीइंग जो हाफ ह्यूमन हाफ समथिंग एल्स है, जो हिमालय की डीप स्नो में रहता है। येटी के अकाउंट्स हिमालय में सेंचुरीज पुराने हैं। शर्पा कम्युनिटी में ये वाइडली बिलीव्ड है। वो कहते हैं येटी रियल है, उनके एंसेस्टर्स ने देखा है। वेस्टर्न एक्सप्लोरर्स ने भी 20th सेंचुरी से इसकी रिपोर्ट्स दी हैं। 1951 में ब्रिटिश एक्सपीडिशन के दौरान एरिक शिप्टन ने येटी फुटप्रिंट्स फोटोग्राफ किए। वो फोटोज आज भी अवेलेबल हैं। 2017 में एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें सपोज्ड येटी सैंपल्स का डीएनए एनालिसिस किया गया। रिजल्ट्स में ज्यादातर सैंपल्स बेयर के निकले। इससे कुछ साइंटिस्ट्स ने क्लेम किया कि येटी एक्चुअली एक अननोन बेयर स्पीसीज है, लेकिन 2019 के इंडियन आर्मी के फुटप्रिंट्स बेयर नहीं है। बेयर फुटप्रिंट्स कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। तो कैलाश रीजन में क्या है? क्या कोई ऐसा क्रीचर है जो साइंस को अभी तक पूरी तरह डिस्कवर नहीं हुआ? कैलाश के रहस्यमय एनर्जी फील्ड में रहने वाला कोई ऐसा बीइंग जो ऑर्डिनरी वर्ल्ड को ओकेजनली क्रॉस करता है? ये क्वेश्चन ओपन है दोस्तों। महाभारत का महाप्रस्थानिक पर्व, ये वो चैप्टर है जिसे पढ़कर हर हिंदू का मन भारी हो जाता है। कुरुक्षेत्र वॉर के 36 साल बाद पांडवस ने राज्य त्यागा, अपनी स्टेट अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को दे दी। फिर उन्होंने एक जर्नी शुरू की, उत्तर की ओर, हिमालय की ओर, कैलाश की ओर, द्रौपदी के साथ, सभी 5 पांडवस के साथ और एक डॉग के साथ जो युधिष्ठिरा के साथ चल रहा था। वे चलते रहे उत्तर और उत्तर,
उत्तर और उत्तर। माउंटेन्स शुरू हुए, स्नो आने लगी, एयर थिन होने लगी, लेकिन वो रुके नहीं। पहले द्रौपदी गिरी। भीमा ने युधिष्ठिरा से पूछा, द्रौपदी क्यों गिरी? युधिष्ठिरा ने कहा, क्योंकि उनके मन में अर्जुना के प्रति अधिक प्रेम था, बाकी सबसे ज्यादा। ये पक्षपात था। फिर सहदेवा गिरे, नकुला गिरे, अर्जुना गिरे, भीमा गिरे, सब एक एक करके। और ये स्ट्रेंज था, ये फिजिकल एग्जॉस्शन नहीं था, ये स्पिरिचुअल एग्जामिनेशन था। हर गिरने से पहले युधिष्ठिरा एक्सप्लेन करते थे कि इस सोल में कौन सी इम्परफेक्शन थी। द्रौपदी में बायस, सहदेवा में प्राइड ऑफ नॉलेज, नकुला में वैनिटी अबाउट लुक्स, अर्जुना में प्राइड ऑफ आर्चरी, भीमा में ग्लटनी। अंत में सिर्फ युधिष्ठिरा बचे और वो डॉग। वो आगे बढ़ते रहे और फिर इंद्रा का रात आया युधिष्ठिरा को इनवाइट करने के लिए स्वर्गा में। युधिष्ठिरा ने कहा, पहले मुझे बताओ मेरे भाई कहाँ हैं, द्रौपदी कहाँ हैं? आंसर मिला, वो अपनी इम्परफेक्शंस के कारण आगे नहीं बढ़ सके। युधिष्ठिरा ने कहा, तो मैं भी नहीं जाऊंगा, जहाँ वो हैं वहीं रहूंगा। ये उनकी फाइनल एग्जामिनेशन थी, अनकंडीशनल लव, अटैचमेंट को छोड़कर। और तब इंद्रा ने कहा, यही क्वालिफिकेशन है, तुम विदाउट डेथ के स्वर्गा में जाओगे। ये जर्नी कैलाश की दिशा में थी, हिमालय के उत्तर में, उस बिंदु की ओर जहाँ अर्थ और हेवन मीट करते हैं। कैलाश वो मीटिंग पॉइंट है, ये मिथोलॉजी नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल मैप है। कैलाश लिटरली वो थ्रेशोल्ड है जहाँ से हायर डायमेंशंस एक्सेसिबल हैं। दोस्तों, महाभारता में डिवाइन वेपन्स का जो डिस्क्रिप्शन है वो किसी एडवांस्ड वेपन्स टेक्नोलॉजी की तरह लगता है। ब्रह्मास्त्र, जिसे ब्रह्मा ने क्रिएट किया, एक अल्टीमेट वेपन जिसे काउंटर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, जिसे रॉन्ग पर्पस से यूज करने पर एंटायर अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाती। ब्रह्मशिरा, ब्रह्मास्त्र का इवॉल्व्ड फॉर्म, 4 गुना ज्यादा पावरफुल। नारायणास्त्र, विष्णु का वेपन जो कंटिन्यूअसली अटैक करता था जब तक टारगेट सरेंडर नहीं करता। पशुपतस्त्र, शिवा का वेपन, सबसे अल्टीमेट, जिसका कोई काउंटर नहीं। ये वेपन्स एनर्जी बेस्ड थे, कॉन्शियसनेस से एक्टिवेट होते थे और उनका यूज एक स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। महाभारता के एंड में क्या हुआ इन वेपन्स का? जब पंडावस स्वर्गारोहण पर निकले, उनके पास अर्जुना का गंदीवा था, ब्रह्मास्त्र था, कई डिवाइन वेपन्स थे। कैलाश रीजन में पहुंचने पर उन्होंने एक इम्पोर्टेंट एक्शन किया। युधिष्ठिरा ने कृष्णा के इंस्ट्रक्शन से सभी डिवाइन वेपन्स कैलाश में इमर्स कर दिए, एक स्पेसिफिक लोकेशन पर। क्यों? क्योंकि दीज वेपन्स वर टू पावरफुल फॉर दिस एरा। कलियुगा में इनका यूज कैटास्ट्रोफिक होता, इनका मिसयूज सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता था। कैलाश वो प्लेस था जहाँ कोई नहीं पहुंच सकता, जहाँ ये वेपन्स सेफ रहेंगे काल की एवेटार के आने तक। काल की एवेटार जब कलियुगा के एंड पर आएंगे तब कैलाश के भीतर से ये वेपन्स रिट्रीव होंगे। क्या ये पॉसिबल है? कैलाश की जियोग्राफी और द फैक्ट कि कोई उसकी समिट तक नहीं पहुंच सकता, ये एक्चुअली एक परफेक्ट वॉल्ट है, एक नेचुरल वॉल्ट, एक डिवाइन वॉल्ट। जो वेपन्स वहाँ हिडन है वो सेफ है और शायद यही कारण है कि कोई ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि ऊपर कुछ है जिसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। दोस्तों, यह रहस्य जियोलॉजिकल साइंस से आता है और ये उतना ही शॉकिंग है जितना बाकी। हिमालयास की एज क्या है? जियोलॉजिस्ट्स के अनुसार हिमालयन माउंटेन रेंज करीब 50 मिलियन ईयर्स यानी 5 करोड़ साल पहले बनी, जब इंडियन टेक्टोनिक प्लेट नॉर्थवर्ड मूव करते हुए यूरेशियन प्लेट से कोलाइड हुई। इस कोलिजन से जो अपलिफ्ट हुई उससे हिमालयास बने। यह वेल एस्टैब्लिश्ड जियोलॉजी है, तो कैलाश भी 50 मिलियन ईयर्स पुरानी होनी चाहिए, क्योंकि ये हिमालयास में ही है। लेकिन जब जियोलॉजिस्ट ने कैलाश की रॉक्स का एनालिसिस किया, वो कैलाश की रॉक्स हिमालयन फॉर्मेशन से सिग्निफिकेंटली पुरानी निकली, यानी कैलाश हिमालयन फॉर्मेशन का पार्ट नहीं थी, कैलाश पहले से थी, हिमालयास से पहले। यह जियोलॉजिकली एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, क्योंकि कैलाश जियोग्राफिकली हिमालयास में है, लेकिन हिमालयन फॉर्मेशन प्रोसेस ने उसे क्रिएट नहीं किया। तो कैलाश कैसे बनी? जियोलॉजिस्ट्स के पास इसका क्लियर आंसर नहीं है। कुछ थ्योरीज हैं, किम्बरलाइट इंट्रूजन, एंशिएंट वॉल्केनिक एक्टिविटी, प्री हिमालयन जियोलॉजिकल इवेंट, लेकिन कोई थ्योरी कंप्लीट नहीं है। वैदिक टेक्स्ट्स में कैलाश को अनादि कहा गया है, यानी जिसका कोई बिगिनिंग नहीं, जो सदा से है। मॉडर्न जियोलॉजी इसे कंप्लीटली वैलिडेट नहीं कर सकती, लेकिन यह जरूर कंफर्म करती है कि कैलाश दूसरे हिमालयन पीक से फंडामेंटल
फंडामेंटली डिफरेंट है और यह डिफरेंस मिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी है। दोस्तों, जब आप कैलाश पर्वत की तस्वीर देखते हैं तो सबसे पहले जो चीज आपका ध्यान खींचती है वो है उसका ऊपरी हिस्सा, उसका शीर्ष। प्रकृति में पर्वत कैसे बनते हैं? करोड़ों साल में धरती के अंदर की हलचल से, ऊपर उठती हुई चट्टानों से और फिर बारिश, बर्फ, हवा, तापमान के बदलाव से वो चट्टानें घिसती हैं, टूटती हैं और एक नेचुरल शेप बनती है। वो नेचुरल शेप कभी परफेक्ट नहीं होती। एवरेस्ट की चोटी देखिए, टेढ़ी मेढ़ी है, ऊबड़ खाबड़ है। कंचनजंगा देखिए, धौलागिरी देखिए, हर नेचुरल पर्वत की छोटी इरेगुलर होती है क्योंकि प्रकृति परफेक्ट जियोमेट्री नहीं बनाती। लेकिन कैलाश का शीर्ष, कैलाश की चोटी का ऊपरी भाग इस कदर सीधा है, इस कदर परफेक्ट है, इस कदर ज्योमेट्रिकली प्रिसाइज है कि देखने वाला पहली नजर में यही सोचता है कि किसी ने इसे काट कर बनाया है, जैसे किसी विशाल अदृश्य छेनी से, किसी दिव्य हाथ ने बेहद सावधानी से, बेहद प्रिसिजन से। रूस के एक सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेसर जिनका नाम था प्रोफेसर वसीली इवानोव, उन्होंने कैलाश की उपग्रह तस्वीरों को बेहद ध्यान से स्टडी किया। उन्होंने अपनी टीम के साथ मैथमेटिकल एनालिसिस किया और उनका निष्कर्ष चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, कैलाश के शीर्ष की जियोमेट्री इतनी परफेक्ट है कि मॉडर्न मशीनरी भी इतना प्रिसाइज कट नहीं बना सकती। किसी भी नोन नेचुरल जियोलॉजिकल प्रोसेस से यह शेप नहीं बनती। उन्होंने गणित से प्रूव किया कि कैलाश के ऊपरी भाग की चारों एजेस एक दूसरे से इतने प्रिसाइज एंगल पर हैं कि इसमें 1 डिग्री का भी डिविएशन नहीं है, 1 डिग्री का भी नहीं। दोस्तों, ये बात सोचिए, एक 6638 मीटर ऊंचा पर्वत और उसकी चोटी पर एक ऐसी जियोमेट्री जो आधुनिक मशीनें भी नहीं बना सकती। तो किसने बनाई? कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि शायद इसे किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन ने स्कल्प्ट किया था, उस समय में जब हम जानते नहीं, उस तकनीक से जो हम नहीं जानते। कुछ कहते हैं कि यह डिवाइन कंस्ट्रक्शन है, शिव ने स्वयं इसे अपने निवास योग्य बनाया। और कुछ कहते हैं कि शायद एक ऐसी कॉस्मिक इवेंट हुई करोड़ों साल पहले जिसने कैलाश को यह शेप दी। लेकिन तीनों में से कोई भी पूरी तरह प्रूव नहीं हुआ। जो फैक्ट है वो यह है, कैलाश का शीर्ष परफेक्ट है और उसकी कोई नेचुरल एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोस्तों, अर्नेस्ट मुल्दाशेव की रिसर्च में एक और ऐसी खोज थी जो शायद उनकी सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी। उन्होंने कैलाश की उपग्रह तस्वीरों को जब जूम आउट करके देखा तो उन्हें कैलाश पर्वत के चारों ओर कुछ अजीब दिखा। छोटे छोटे पर्वत जो ट्रायंगुलर शेप के थे, जो एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज थे। उन्होंने काउंट किया 108। कैलाश के चारों ओर ठीक 108 ऐसी ट्रायंगुलर संरचनाएं हैं और यह संख्या 108 ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। सनातन धर्म में 108 की संख्या सबसे पवित्र है। माला में 108 मनके होते हैं, 108 उपनिषद हैं, 108 पवित्र तीर्थ हैं। भगवान शिव के 108 नाम हैं। श्री कृष्ण की गोपियां 108 थीं। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 108 गुना है और पृथ्वी से सूर्य की दूरी सूर्य के व्यास का 108 गुना है। 108 एक कॉस्मिक नंबर है ब्रह्मांड की भाषा में। और कैलाश के चारों ओर ठीक 108 पिरामिड शेप्ड संरचनाएं। मुल्दाशेव ने कहा कि यह 108 संरचनाएं एक एनर्जी ग्रिड बनाती हैं जिसका केंद्र है कैलाश। और ये 108 संरचनाएं कैलाश की ऊर्जा को एम्पलीफाई करती हैं, चारों दिशाओं में बिखेरती हैं, जैसे एक कॉस्मिक एंटेना और उसके 108 सिग्नल बूस्टर्स। इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 108 संरचनाएं रैंडम नहीं है, ये एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक पैटर्न में है, जैसे किसी ने प्लान करके रखा हो। कोई नेचुरल जियोलॉजिकल प्रोसेस ये नहीं कर। प्रकृति रैंडमली पर्वत बनाती है। वो पर्वत किसी स्पेसिफिक काउंट में नहीं होते, किसी स्पेसिफिक पैटर्न में नहीं होते, लेकिन यहाँ 108 प्रिसाइजली परफेक्ट पैटर्न में। राजस्थान के एक ज्योतिषाचार्य पंडित देवकीनंदन जोशी ने जब ये जाना, वो बोले ये कॉन्फर्मेशन है, यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा शिव मंदिर है जहाँ 108 सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं। यह कोई संयोग नहीं, ये शिव की रचना है। दोस्तों, दुनिया की हर प्राचीन सभ्यता में एक कॉन्सेप्ट था, एक ऐसी जगह जो पृथ्वी को ब्रह्मांड से जोड़ती है, एक कॉस्मिक एक्सिस, एक ऊर्जा का केंद्र। यूनानी इसे ओम्फलोस कहते थे, यानी दुनिया की नाभि। नॉर्स मिथोलॉजी में यग्द्रासिल, बेबीलोनियन टेक्स्ट्स में कॉस्मिक माउंटेन और हिंदू धर्म में सुमेरु पर्वत। और यह सभी डिस्क्रिप्शंस एक ही जगह की तरफ इशारा करते हैं, कैलाश। हिंदू पुराणों में सुमेरु को पृथ्वी की धुरी कहा गया है, वह स्थान जिसके चारों ओर धरती घूमती है, जहाँ से ब्रह्मांडीय ऊर्जा पृथ्वी में प्रवेश
प्रवेश करती है। अब आधुनिक शोध की बात करते हैं। कुछ रिसर्चर्स ने पृथ्वी की ऊर्जा रेखाओं का अध्ययन किया है। इन्हें ले लाइन्स कहते हैं। यह धरती के अंदर बहने वाली ऊर्जा की अदृश्य धाराएं हैं, जैसे शरीर में नाड़ियां होती हैं। जब रिसर्चर्स ने इन ले लाइन्स को मैप किया तो एक ऐसा बिंदु मिला जहां सबसे ज्यादा ले लाइन्स आकर मिलती हैं, जहां पृथ्वी की ऊर्जा सबसे कॉन्सेंट्रेटेड है। वो बिंदु था कैलाश। इससे भी इंटरेस्टिंग बात, दुनिया के प्रमुख स्पिरिचुअल साइट्स को देखिए। मिस्र के पिरामिड, स्टोनहेंज, माया के पिरामिड, अंगकोर वाट, ईस्टर आइलैंड और कई अन्य। जब आप इन सभी साइट्स को एक मानचित्र पर रखते हैं और उनके बीच रेखाएं खींचते हैं तो वो रेखाएं एक जगह पर आकर मिलती हैं। कैलाश ये मैथमेटिकल फैक्ट है जिसे कई रिसर्चर्स ने इंडिपेंडेंटली वेरीफाई किया है। क्या यह संयोग है कि दुनिया की सभी मेजर एंशिएंट सेक्रेड साइट्स कैलाश को केंद्र मानकर अरेंज्ड हैं? या क्या उन एंशिएंट सिविलाइजेशंस को पता था कि कैलाश पृथ्वी का एनर्जेटिक सेंटर है और उन्होंने अपने सेक्रेड साइट्स उसी सेंटर के आसपास बनाए? वैदिक टेक्स्ट में लिखा है सुमेरु सर्व देशानाम मध्यमम सर्वतो दिशम, यानी सुमेरु सभी देशों और सभी दिशाओं का मध्य है। हजारों साल पहले लिखी यह बात आज के मैथमेटिकल एनालिसिस से कंफर्म होती है। दोस्तों, कैलाश पर्वत की एक और ऐसी विशेषता है जो इसे दुनिया के किसी भी पर्वत से अलग बनाती है। कैलाश दिन भर में कई रंग बदलता है। सुबह भोर में जब पहली किरणें उसे छूती हैं, कैलाश सुनहरे रंग में नहाया हुआ दिखता है, जैसे पूरे पर्वत पर सोने की पतली परत चढ़ा दी गई हो, जैसे महादेव के शरीर पर सूर्य की पहली आभा पड़ रही हो। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है कैलाश का रंग बदलता है। दोपहर में वो चांदी जैसा सफेद हो जाता है, इतना चमकदार कि आंखें चुंधिया जाएं, जैसे एक विशाल क्रिस्टल पर्वत हो, जैसे शिव के स्फटिक मणि जैसा। शाम होते होते कैलाश का रंग बदलकर गहरा नीला हो जाता है, जैसे आसमान उतरकर पर्वत पर बैठ गया हो, और यह नीला रंग शिव के गले के नीलकंठ रंग जैसा लगता है। और सूर्यास्त के बाद जब रात का अंधेरा छाने लगता है कैलाश गहरे काले रंग में डूब जाता है, जैसे महाकाल का रूप सुनहरा, सफेद, नीला, काला। यह चारों रंग शिव के चार प्रमुख रूपों के रंग हैं। सृष्टि का रंग सोना, पवित्रता का रंग सफेद, विस्तार का रंग नीला और संहार का रंग काला। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह रंग परिवर्तन सूर्य के अलग अलग एंगल्स पर कैलाश की बर्फ और चट्टानों पर पड़ने वाले प्रकाश के कारण होता है। लेकिन दुनिया में हजारों स्नो कवर्ड पर्वत हैं और सूरज उन सब के ऊपर भी उगता और डूबता है, लेकिन कहीं और इतने विविड और ड्रामेटिक रंग परिवर्तन नहीं होते। जम्मू के एक चित्रकार विनय कपूर 2019 में यात्रा पर गए थे। वो प्रोफेशनल लैंडस्केप पेंटर हैं। उन्होंने बताया, पूरे दिन मैंने कैलाश को पेंट करने की कोशिश की, लेकिन हर घंटे रंग बदल जाता था। सुबह जो रंग था वो दोपहर में नहीं था, शाम को जो था वो रात में नहीं था। मैंने जितनी पेंटिंग्स बनाई हर एक अलग थी, हर एक ब्यूटीफुल थी, हर एक में एक अलग महादेव थे। दोस्तों, कैलाश पर्वत के चारों ओर एक डिवाइन हेलो यानी प्रभामंडल दिखाई देने की घटनाएं इतनी कॉमन है कि इसे रिसर्चर्स ने अब एक डॉक्यूमेंटेड फिनोमेनॉन मान लिया है। यह प्रभामंडल साफ धूप में सबसे ज्यादा विजिबल होता है। जब सूर्य की किरणें कैलाश पर पड़ती हैं तो पर्वत के चारों ओर एक गोलाकार प्रकाश का घेरा बनता है, लगभग 12 किलोमीटर के। यह प्रकाश घेरा स्टैटिक नहीं होता, यह रंग बदलता है, कभी नीला, कभी सुनहरा, कभी शुद्ध सफेद और कभी कभी इंद्रधनुष के सातों रंग एक साथ, जैसे पर्वत के चारों ओर कोई डिवाइन शील्ड हो, कोई ऊर्जा का सुरक्षा चक्र। रिसर्चर्स इसे कैलाश रेनबो हेलो कहते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि यह कैलाश की तीव्र विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का दृश्य प्रमाण है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इतनी इंटेंस होती है तो वो विजिबल लाइट प्रोड्यूस करती है, जैसे ऑरोरा बोरेालिस यानी उत्तरी रोशनी होती है। लेकिन ऑरोरा बहुत ऊंचाई पर होती है, एटमॉस्फेयर के अपर लेयर्स में। ये 12 किलोमीटर का घेरा बिल्कुल सरफेस लेवल पर है। ये किसी नोन एटमॉस्फेरिक फिनोमेनॉन से मैच नहीं करता। हरिद्वार के संत स्वामी सत्यानंद जी, जो कई बार कैलाश यात्रा कर चुके हैं, उन्होंने बताया, एक बार सुबह जब हम मानसरोवर के किनारे बैठे थे, अचानक कैलाश के चारों ओर एक सुनहरा प्रकाश घेरा बना, इतना उज्जवल कि आंखें चुंधिया जाएं। हम सब खड़े हो गए, हाथ जुड़ गए, आंसू आ गए। उस मोमेंट में लगा कि महादेव स्वयं अपने घर के बाहर खड़े हैं, हमें देख रहे हैं, हम पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। दोस्तों, हमने रहस्य 12 में कैलाश की ध्वनि की बात की थी। अब उस ध्वनि के विज्ञान में और गहरे जाते हैं। जब 2018 में एक वैज्ञानिक दल ने कैलाश के पास ध्वनि आवृत्ति मापने वाले यंत्र लगाए, उन्होंने कई फ्रीक्वेंसीज रिकॉर्ड की। पहली फ्रीक्वेंसी थी 110 हर्ट्ज। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसे स्पिरिचुअल ट्रांस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। शोध में पाया गया है कि इस
इस फ्रीक्वेंसी के संपर्क में आने पर मनुष्य के मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार की ब्रेन वेव एक्टिविटी होती है जो डीप मेडिटेशन में होती है, जो मस्तिष्क को एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टेट में ले जाती है। पुरानी गुफाओं में और मंदिरों में इसी फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन होती है। दूसरी फ्रीक्वेंसी थी 220 हर्ट्ज। ये शरीर की स्वाभाविक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी पर शरीर की कोशिकाएं सबसे ज्यादा एफिशिएंटली काम करती हैं। यह हीलिंग फ्रीक्वेंसी है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण फ्रीक्वेंसी थी 432 हर्ट्ज। 432 हर्ट्ज यह वो संख्या है जो पूरे ब्रह्मांड में एक विशेष स्थान रखती है। पुरानी भारतीय संगीत परंपरा में सभी वाद्य यंत्र 432 हर्ट्ज और ट्यून होते थे। मंत्रों का जाप 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है। शंख की ध्वनि 432 हर्ट्ज के करीब होती है और तांबे के घंटे की ध्वनि भी। ग्रीस के महान गणितज्ञ पाइथागोरस ने कहा था कि 432 प्रकृति की मूल संख्या है। यह पूरे ब्रह्मांड में रिपीट होती है और शिव तंत्र में 432 हर्ट्ज को नाद ब्रह्म कहा गया है। वो ध्वनि जो सृष्टि के पहले थी, वो ध्वनि जो शिव के डमरू से निकली और जिससे यह संसार बना। अब सोचिए, एक पर्वत जो हजारों साल से 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है, जो वही फ्रीक्वेंसी है जिसे हमारे शास्त्रों ने शिव की आवाज कहा है। क्या यह संयोग है या यह प्रमाण है? दोस्तों, यह रहस्य उन लोगों का है जो कभी कैलाश चढ़ने गए या चढ़ने की योजना बनाई। एक ऐसा पैटर्न है जो रिपीटेडली सामने आता है, जो इतने लोगों के साथ हुआ कि इसे कोइंसिडेंस नहीं कहा जा सकता। जब भी किसी इंसान ने कैलाश की चोटी पर चढ़ने की योजना बनाई, उससे पहले की रात उसे एक सपना आया। हर किसी का सपना अलग था, लेकिन मैसेज एक ही था, आगे मत बढ़ो। दिल्ली के व्यवसायी सुरेश मल्होत्रा 2015 में एक अमीर एडवेंचर ग्रुप के साथ कैलाश की इलीगल क्लाइंबिंग की योजना बना रहे थे। रात को सपने में एक दिगंबर साधु आए, आंखें लाल, शरीर पर भस्म, और उन्होंने कहा, सुरेश, यह पर्वत खेलने की जगह नहीं है, यह महादेव का घर है, वापस जाओ। सुरेश ने उस सपने को अगले दिन ब्रेकफास्ट पर भूल गए और अपनी टीम के साथ निकल पड़े। रास्ते में उनकी टीम का एक मेंबर अचानक बीमार पड़ गया। हाई एल्टीट्यूड में ब्रेन में फ्लूइड भर गया। उसे इमरजेंसी हेलीकॉप्टर से नीचे ले जाना पड़ा। बाकी टीम भी लौट आई। सुरेश बाद में बोले, उस रात के सपने की बात जब याद आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस साधु ने बताया था, मैंने नहीं माना। एक और घटना, हैदराबाद के IT प्रोफेशनल अभिनव राव 2019 में नेपाल साइड से कैलाश क्लाइंब की प्लानिंग कर रहे थे। रात को सपने में एक आवाज आई, सिर्फ आवाज, कोई चेहरा नहीं। आवाज ने कहा, अभिनव, जाओ परिक्रमा करो, लेकिन ऊपर चढ़ने की कोशिश मत करो, नहीं तो इस जन्म में घर नहीं आओगे। अभिनव डर गए। उन्होंने क्लाइंबिंग छोड़ दी, परिक्रमा की, वापस सुरक्षित लौट आए। उसी रूट पर उसी साल एक अन्य क्लाइंबर जिसने यह वार्निंग नहीं मानी, सिवियर एल्टीट्यूड सिकनेस से उसकी मृत्यु। ये कैसे होता है? क्या कैलाश के पास इतनी कॉन्शियसनेस है कि वो अप्रोचिंग ह्यूमंस को सपने में मैसेज भेज सके? टिबेटन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में इसका जवाब है, कैलाश एक सेंटिएंट बीइंग है, यानी उसमें कॉन्शियसनेस है। वो महज पत्थर नहीं, वो एक लिविंग डिवाइन प्रेजेंस है। और हिंदू ट्रेडिशन में महादेव सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, सब देखते हैं और अपने घर की रक्षा करते हैं। जिसे वो मैसेज देना चाहते हैं उसे सपने में देते हैं। दोस्तों, भारत और तिब्बत की आध्यात्मिक परंपराओं में एक ऐसे स्थान का उल्लेख बार बार आता है जो किसी नक्शे पर नहीं है, जो किसी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में नहीं है, जो किसी भी आधुनिक खोज में नहीं मिला। उसका नाम है ज्ञानागंज। कुछ इसे झंग भी कहते हैं। यह स्थान सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देता, केवल उन्हीं को दिखता है जो आध्यात्मिक रूप से तैयार हों। यहाँ रहने वाले योगी बिना भोजन के जीते हैं, सांसों पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं, शरीर को अनेक वर्षों तक एक ही अवस्था में रोक सकते हैं, मानसिक शक्ति से संवाद करते हैं और उनकी उम्र की कोई सीमा नहीं। 19वीं और 20वीं सदी के महान संत स्वामी विशुद्धानंद परमहंस ने कहा था कि वो ज्ञानागंज जा चुके हैं। वहाँ के महायोगियों से उन्हें सूर्य विज्ञान की शिक्षा मिली, एक ऐसा विज्ञान जो सूर्य की ऊर्जा से किसी भी पदार्थ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। उन्होंने अपने शिष्यों के सामने कई ऐसे चमत्कार दिखाए जिनका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं था। मुर्दा जानवर को जीवित करना, किसी भी चीज को किसी दूसरी चीज में बदलना, सिर्फ सूर्य की किरणों से। उन्होंने कहा, यह विज्ञान मुझे ज्ञानागंज में मिला और ज्ञानागंज कैलाश के प्रोटेक्शन जोन में है। 20वीं सदी के एक और महान संत स्वामी प्रणवानंद ने भी ज्ञानागंज का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, यह स्थान पैरेलल डायमेंशन में है, लेकिन यह कैलाश रीजन के करीब फिजिकली भी एक्सेसिबल है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जिन्हें वहां के महायोगी आमंत्रित करें। क्या ये सच है? हम प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन
इतने सारे महान संतों ने स्वतंत्र रूप से इसका उल्लेख किया है कि इसे केवल कल्पना कहना उचित नहीं। दोस्तों, यह फेनोमेनॉन जिसे अंग्रेजी में मिसिंग टाइम कहते हैं, आमतौर पर उन क्षेत्रों में सुना जाता है जहां अज्ञात उड़न खटोलों की घटनाएं होती हैं, जहां कोई रहस्यमय ऊर्जा क्षेत्र होता है। लेकिन कैलाश के पास यह नियमित रूप से होता है। कई यात्रियों ने बताया है कि कैलाश के पास उनके जीवन में पहला मिसिंग टाइम एक्सपीरियंस हुआ। उनकी घड़ी में 20 से 30 मिनट अचानक आगे बढ़ जाते हैं, जैसे समय का एक टुकड़ा गायब हो गया। कुछ लोगों को याद ही नहीं रहता कि इस दौरान वे क्या कर रहे थे, कहाँ थे। पुणे की एक सॉफ्टवेयर डेवलपर सुनीता देशपांडे 2021 में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गईं। वो हाईली लॉजिकल पर्सन है, डेटा में बिलीव करती हैं। उन्होंने बताया, एक दिन हम ग्रुप में चल रहे थे, मैं ग्रुप के बीच में थी। अचानक मुझे लगा जैसे बस एक पल के लिए आंखें बंद हुई और जब खुली तो मैं ग्रुप में सबसे पीछे थी। सब आगे थे, मुझसे 200 मीटर आगे। जैसे मैं वहीं खड़ी रही और बाकी आगे बढ़ गए। मैंने घड़ी देखी, 28 मिनट गुजर गए थे, लेकिन मुझे लगा था बस एक पल हुआ। मैं दौड़कर ग्रुप तक पहुंची। उन्हें पूछा, तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? वो बोले, हम पूरे समय तुम्हारे साथ थे, तुम ग्रुप में थी, हम सब ने देखा, लेकिन मुझे याद नहीं था। उन 28 मिनटों में क्या हुआ आज तक नहीं जान पाई। एक अन्य घटना, चेन्नई के एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर कर्नल विश्वनाथन 2018 में कैलाश गए। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, एक रात तंबू में लेटा था, घड़ी देखी रात के 11 बजे थे, आंखें बंद की और जब खोली घड़ी में रात के 3 बज रहे थे। 4 घंटे गुजर गए थे, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि सोया था। लगा जैसे बस एक पल के लिए आंखें बंद हुई और वो 4 घंटे कहाँ गए पता नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह शायद कैलाश की तीव्र विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का मस्तिष्क पर इफेक्ट है, जो टाइम परसेप्शन को डिस्टर्ब करती है। लेकिन यह बात उस टाइम मेजरमेंट को एक्सप्लेन नहीं करती जो एक्चुअल क्लॉक में दिखी। 28 मिनट 4 घंटे घड़ी में गए, लेकिन व्यक्ति को फील नहीं हुए। दोस्तों, कैलाश के ऊपरी क्षेत्रों में जहां सामान्य इंसान का पहुंचना संभव नहीं, वहां कुछ महाअघोरी साधक निवास करते हैं। यह बात स्थानीय तिब्बती लोगों ने कही है, यह बात कई हिमालयन पिलग्रिम्स ने एक्सपीरियंस की है और यह बात कई साधु संतों ने कंफर्म की है। ये अघोरी साधारण मनुष्यों जैसे नहीं जीते, सर्दी गर्मी का उन पर कोई असर नहीं। शून्य से भी नीचे तापमान में वो नग्न बैठे तपस्या करते हैं, भूख प्यास से परे, शरीर की सभी सीमाओं से मुक्त। उनकी उम्र के बारे में जो कहा जाता है वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई 300 वर्ष का है, कोई 500 का और कुछ के बारे में तो 2000 वर्ष तक का अनुमान है। लेकिन ये अघोरी क्यों हैं वहाँ? इनका काम है कैलाश की ऊर्जा की रक्षा करना। जैसे किसी राजा के महल के बाहर रक्षक होते हैं, उसी तरह महादेव के घर के बाहर ये अघोरी रक्षक हैं। जो भी कैलाश की शांति भंग करने की कोशिश करता है, जो भी बिना परमिशन के चोटी पर चढ़ने की कोशिश करता है, ये अघोरी उसे रोकते हैं। कैसे, ये किसी को नहीं पता। लेकिन जो भी क्लाइंबर्स वापस लौटे और जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताए, कई ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई इनविजिबल फोर्स थी, कोई प्रेजेंस थी जो उन्हें रोक रही थी। क्या वो प्रेजेंस इन्हीं अघोरियों की थी? बद्रीनाथ मंदिर के एक वरिष्ठ पुजारी ने बताया, हमारी परंपरा में यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है कि कैलाश के ऊपरी क्षेत्रों में कुछ महासिद्ध तपस्या में लीन है। उनकी उपस्थिति से वो क्षेत्र प्रोटेक्टेड है और महादेव की आज्ञा के बिना कोई वहां नहीं जा सकता। दोस्तों, उपग्रह तस्वीरों ने कैलाश के बारे में जो खुलासे किए हैं, उनमें एक सबसे चौंकाने वाला है। कैलाश की दक्षिण दिशा में एक असामान्य संरचना दिखती है। यह संरचना एक विशाल द्वार जैसी है। आकार है लगभग 15 से 20 मीटर ऊंचा, किनारे बिल्कुल सीधे, आकृति पूरी तरह सुव्यवस्थित, जैसे किसी ने बहुत सावधानी से एक रेक्टेंगुलर ओपनिंग बनाई हो। प्राकृतिक अपरदन से इस तरह के परफेक्ट रेक्टेंगुलर किनारे नहीं बनते। प्रकृति कर्व्स बनाती है, इरेगुलर शेप्स बनाती है, परफेक्ट राइट एंगल्स नहीं बनाती। लेकिन ये स्ट्रक्चर, इसके किनारे परफेक्ट राइट एंगल्स पर हैं। इसकी सिमेट्री परफेक्ट है। कई रिसर्चर्स ने इसे संभाला का प्रवेश द्वार कहा है, वो रहस्यमय भूमिगत नगरी जो कैलाश के भीतर है। दूसरे रिसर्चर्स कहते हैं ये शायद एक एंशिएंट रिचुअल साइट है जिसे उस सिविलाइजेशन ने बनाया जिसने कैलाश को बिल्ड किया था। टिबेटन लामास की एक और इंटरेस्टिंग बात, वो कहते हैं कि यह द्वार हमेशा विजिबल नहीं होता। कुछ स्पेसिफिक टाइम्स पर, कुछ स्पेसिफिक वेदर कंडीशंस में और कुछ स्पेसिफिक स्पिरिचुअल स्टेट्स में ही ये दिखाई देता है। क्या ये सच है? क्या वहाँ सच में एक द्वार है जो कैलाश के भीतर की दुनिया में ले जाता है? यह रहस्य आज भी खुला है। दोस्तों, तिब्बती लामाओं ने सदियों से एक बात कही
रही है। कैलाश के नीचे सुरंगों का एक विशाल जाल है। ये सुरंगें कैलाश को अनेक पवित्र स्थानों से जोड़ती हैं। मानसरोवर झील, राक्षस ताल, बद्रीनाथ, केदारनाथ और तिब्बत के कई अन्य पवित्र स्थान। केदारनाथ मंदिर के बारे में एक बात सदियों से पुजारियों में कही जाती है। मंदिर के पीछे की दिशा में पर्वत में कुछ ऐसी जगह हैं जो आगे जाती हैं, बहुत दूर तक, उत्तर की ओर। कुछ संतों ने दावा किया है कि वो इन मार्गों से यात्रा कर चुके हैं, लेकिन यह यात्रा साधारण मनुष्यों के लिए नहीं, इसके लिए आध्यात्मिक तैयारी और सिद्धि जरूरी है। 2013 में केदारनाथ में जो विनाशकारी बाढ़ आई, उसमें मंदिर के पीछे एक विशाल शिला आकर रुकी और उस शिला ने मंदिर को बचा लिया। उस शिला को भीमशिला कहा जाता है। लेकिन कुछ लोगों ने नोटिस किया कि उस घटना के बाद मंदिर के पीछे कुछ ऐसी जगहें थीं जो पहले दिखती नहीं थीं, जो बाढ़ के बाद पार्शली विजिबल हुई और फिर अथॉरिटीज ने उन्हें बंद कर दिया। क्या वो गुफाओं के उस नेटवर्क का हिस्सा थीं? कोई नहीं जानता। दोस्तों, कुछ तिब्बती ग्रंथों में एक अद्भुत विवरण मिलता है। कैलाश पर्वत के भीतर 9 अदृश्य लोक आपस में जुड़े हुए हैं। 9 लोक, 9 डायमेंशंस, 9 लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस। ये लोक सामान्य मानव दृष्टि से पूरी तरह छिपे हैं। वे तभी प्रकट होते हैं जब किसी साधक की चेतना उस स्तर तक पहुंचती है। यानी कैलाश सिर्फ इस 3 आयामी दुनिया का पर्वत नहीं है, यह एक कॉस्मिक जंक्शन है जहां से 9 अलग अलग डायमेंशंस एक्सेसिबल हैं। हिंदू कॉस्मोलॉजी में भी यही कंसेप्ट है, सप्तलोक या अनेक पैरेलल डायमेंशंस जो एक ही फिजिकल स्पेस में कोएग्जिस्ट करते हैं। फिजिक्स में भी स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि हमारा यूनिवर्स 11 डायमेंशंस में एग्जिस्ट करता है। हम सिर्फ 3 देख सकते हैं, बाकी हमारी परसेप्शन से परे हैं। क्या कैलाश वो रेयर जियोग्राफिकल पॉइंट है जहां ये हिडन डायमेंशंस एक्सेसिबल हैं? यही कारण है कि कई लोग कैलाश के पास ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस करते हैं। टाइम परसेप्शन रियलिटी फ्लूइड लगने लगती है। ऐसा लगता है जैसे सामान्य दुनिया के नियम यहाँ अप्लाई नहीं होते, क्योंकि शायद वो यहाँ अप्लाई होते ही नहीं। दोस्तों, साल में 2 बार एक ऐसी घटना होती है जो देखने वालों को आश्चर्यचकित कर देती है। जब सूर्य एक विशेष कोण पर होता है, कैलाश पर्वत की छाया उलटी दिखती है। यानी जहाँ छाया पड़नी चाहिए वहाँ नहीं पड़ती, और जहाँ नहीं पड़नी चाहिए वहाँ पड़ती है। जैसे प्रकाश के नियम यहाँ उलटे हो गए हों। इन्वर्टेड शैडो फिनोमिनॉन दुनिया में कहीं और दर्ज नहीं। स्थानीय तिब्बती लोग कहते हैं यह वो क्षण होता है जब शिव की ऊर्जा उलटी दिशा में बहती है, जब ऊर्जा का प्रवाह रिवर्स होता है। वैज्ञानिक इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। कुछ कहते हैं शायद कैलाश के आसपास के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं, जिससे शैडो उलटी दिखती है, लेकिन इसे भी प्रूव नहीं किया जा सका। दोस्तों, सनातन शास्त्रों में कहा गया है जहाँ दिव्य ऊर्जा सबसे अधिक होती है वहीं देवता निवास करते हैं। 33 करोड़ देवता। यह संख्या सुनकर कुछ लोग चौंकते हैं, लेकिन यह संख्या लिटरल नहीं है, ये सिंबॉलिक है। 33 प्रमुख देव हैं, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 प्रजापति और 1 वषटकार। ये 33 देव हैं और इन 33 के साथ उनके करोड़ों अनुचर, गण, यक्ष, किन्नर, विद्याधर, गंधर्व। कैलाश उन सबका निवास है। शिव पुराण में विस्तार से बताया गया है कि कैलाश पर हर प्रकार के दिव्य प्राणी रहते हैं। इनका ऑर्डिनरी ह्यूमन को अनुभव नहीं होता, लेकिन जिनकी चेतना जागृत है उन्हें इनकी प्रेजेंस फील होती है। यही कारण है कि कैलाश के पास जाने वाले लोग अकेला फील नहीं करते, एक इनविजिबल कंपनी का एहसास होता है। दोस्तों, हिमालय की यात्रा करने वाले कई साधकों और संतों ने दिव्य प्राणियों के दर्शन की बात कही है। कैलाश रीजन में कुछ स्पेसिफिक अकाउंट्स हैं। एक तिब्बती शेपर्ड ने बताया कि एक रात उसने मानसरोवर के किनारे कुछ ऐसी आकृतियां देखी जो इंसान जैसी थीं, लेकिन इंसान नहीं थीं। वो पानी के ऊपर चल रही थीं। उनके शरीर से एक हल्की रोशनी निकल रही थी। वो कुछ देर रहीं और फिर अदृश्य हो गईं। एक इंडियन योगी ने बताया कि कैलाश परिक्रमा के दौरान रात को उन्हें ऐसी आवाजें सुनाई दी जैसे कोई गा रहा हो, सुरीला संगीत जो धीरे धीरे आया और धीरे धीरे दूर हो गया। वैदिक ट्रेडिशन में यह सामान्य है। कैलाश के पास गंधर्व रहते हैं जो दिव्य संगीतकार हैं, अप्सराएं रहती हैं, किन्नर रहते हैं। इनकी प्रेजेंस ऑर्डिनरी वर्ल्ड में ओकेजनली फेल्ट होती है। ये सब क्रेजी नहीं लगता जब आप कंसिडर करते हैं कि कैलाश के पास टाइम और स्पेस के नियम अलग हैं। जहां डायमेंशंस ओवरलैप करती हैं, वहां दूसरे डायमेंशंस के प्राणी भी ओकेजनली विजिबल हो जाते हैं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस हो रही है, कैलाश के रहस्य उतने ही गहरे होते जा रहे हैं। 2023 में एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कैलाश रीजन की अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजिंग की। ये इमेजिंग
नॉर्मल सैटेलाइट से 100 गुना ज्यादा डिटेल्ड थी। इस इमेजिंग में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स विजिबल हुई जो पहले कभी इतने क्लियरली नहीं दिखी थी। कैलाश के समिट के पास कुछ जियोमेट्रिक पैटर्न्स जो नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस नहीं लगते। कैलाश के बेस पर कुछ अनयूजुअल डेंसिटी वेरिएशंस जो सजेस्ट करते हैं कि पर्वत के भीतर हॉलो स्पेसेस हो सकते हैं। और कैलाश के आसपास की मैग्नेटिक फील्ड का एक अपडेटेड मैप जो दिखाता है कि मैग्नेटिक एनोमली पहले से और इंटेंस हो गई है। 2024 में एक इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने कैलाश की साइज्मिक एक्टिविटी मॉनिटर करना शुरू किया। उन्होंने पाया कि कैलाश के नीचे एक कंटिन्यूअस माइल्ड वाइब्रेशन है जो किसी नोन जियोलॉजिकल एक्टिविटी से मैच नहीं करती। यह वाइब्रेशन 432 हर्ट्ज की साउंड फ्रीक्वेंसी से मैथमेटिकली रिलेटेड है, यानी जो साउंड रिसर्चर्स ने सरफेस पर रिकॉर्ड की और जो वाइब्रेशन साइज्मिक इंस्ट्रूमेंट्स ने डिटेक्ट की, दोनों रिलेटेड हैं एक ही सोर्स से। लेकिन वो सोर्स क्या है, 2026 तक भी ये पूरी तरह नहीं जाना जा सका। दोस्तों, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। विज्ञान की नजर से टेक्निकली स्पीकिंग कैलाश पर चढ़ना इम्पॉसिबल नहीं है। ऊंचाई उतनी नहीं जितनी एवरेस्ट की, टेक्निकल डिफिकल्टी उतनी नहीं। तो थियोरेटिकली एक वेरी वेल इक्विप्ड टीम बहुत ज्यादा फिजिकल और मेंटल प्रिपरेशन के साथ कैलाश की चोटी पर पहुंच सकती है। लेकिन हर बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? हर बार कुछ ऐसा क्यों हुआ जिसने रोक दिया? विज्ञान के पास इसके लिए थ्योरीज हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, अनयूजुअल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द सेक्रेड एनवायरनमेंट। लेकिन इनमें से कोई भी थ्योरी कंप्लीट नहीं है। आस्था का जवाब सिंपल है, यह महादेव का घर है और वो नहीं चाहते कि कोई वहां जाए। उनकी इच्छा के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और इस जवाब को एक्सपीरियंस ने बार बार सही साबित किया है। चाइना ने बैन लगाया, तिब्बत में क्लाइंबिंग रिस्ट्रिक्टेड है, नेपाल साइड से भी आधिकारिक परमिशन नहीं मिलती। जैसे 3 देशों की सरकारें, 3 अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स एक ही निष्कर्ष पर पहुंची, कैलाश पर मत चढ़ो। क्यों? हर सरकार का ऑफिशियल आंसर अलग है, लेकिन अंडरलाइंग रियलिटी एक है। वहाँ कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते, और जब तक नहीं जानते बेहतर है न छेड़ें। दोस्तों, कैलाश रीजन में रात बिताने वाले कई यात्रियों ने एक कॉमन एक्सपीरियंस शेयर किया है। रात के किसी पहर में जब सब सो रहे होते हैं, एक अजीब आवाज आती है। यह आवाज हवा की नहीं होती, हवा रैंडम होती है। ये आवाज स्ट्रक्चर्ड है, रिदमिक है। कुछ लोगों ने इसे किसी के घंटे बजाने जैसा डिस्क्राइब किया, दूर से, बहुत दूर से। कुछ ने कहा जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो, लो फ्रीक्वेंसी में, जैसे पर्वत के नीचे से आ रहा हो। कुछ ने कहा जैसे शंख की ध्वनि, एकदम क्लियर, एकदम प्योर, जो एको करती हुई वैलीज में गूंजती है। 2020 में कैलाश परिक्रमा पर गए एक ग्रुप में थे लखनऊ के डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव। वो एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बेहद लॉजिकल इंसान। उन्होंने बताया, रात करीब 3 बजे मेरी नींद खुली, एक साउंड सुनाई दिया। पहले लगा शायद किसी का खर्राटा है, लेकिन साउंड का डायरेक्शन अलग था, बाहर से आ रहा था। मैंने टेंट खोला, बाहर निकला, सर्दी थी, शून्य से नीचे। लेकिन वो साउंड, डॉक्टर अनिल यहाँ रुक गए, कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, वो साउंड कहने को शब्द नहीं है, ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट की साउंड नहीं थी, ये किसी ह्यूमन वॉइस की नहीं थी, ये नेचुरल नहीं थी, और फिर भी इतनी पीसफुल थी, इतनी प्योर थी। मैं वहीं बैठ गया और करीब 1 घंटे सुनता रहा, आंखें भर आईं। मुझे खुद नहीं पता क्यों। डॉक्टर अनिल ने बताया कि उस रात के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। वो ज्यादा मेडिटेट करने लगे, ज्यादा पीसफुल हो गए, जैसे उस साउंड ने उनके अंदर कुछ सेटल कर दिया। दोस्तों, दी हमने 19 रहस्य जाने, लेकिन 40वां और अंतिम रहस्य शायद सबसे प्रोफाउंड है। ये रहस्य किसी साइंस का नहीं, किसी रिसर्च का नहीं, किसी थ्योरी का नहीं। ये रहस्य है एक संदेश का, एक मैसेज जो कैलाश हर उस इंसान को देता है जो वहां जाता है। और वो संदेश है, रुको, रुको और सोचो। इस दौड़ती भागती जिंदगी में, इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में, जहाँ हर चीज को जीतना है, हर चीज को कॉन्कर करना है, हर पीक पर फ्लैग लगाना है, एक जगह है जहाँ इंसान नहीं पहुंच सकता। और ये वीकनेस नहीं है, ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर कि इंसान सर्वशक्तिमान नहीं है, कि कुछ चीजें हैं जो हमारी समझ से परे हैं, कि इस ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां हैं जिनके सामने हम बहुत छोटे हैं। और ये रियलाइज करना, यही आध्यात्मिकता की शुरुआत है, यही भक्ति की शुरुआत है। जो लोग कैलाश परिक्रमा से लौटे, उनसे पूछो कि उन्हें क्या मिला। वो पैसे नहीं कहेंगे, शोहरत नहीं कहेंगे, कोई मटेरियल थिंग नहीं। वो कहेंगे, मुझे खुद मिल गया, मुझे शांति मिल गई, मुझे यह समझ आ गई कि जिंदगी का असली मकसद क्या है। यही है महादेव का संदेश। कैलाश इसीलिए अजेय है, क्योंकि उसे जीतना नहीं है, उसके सामने झुकना है, उसकी परिक्रमा करनी है, उसे महसूस करना है। और जो यह समझ जाए, उसे कैलाश की चोटी की जरूरत नहीं, उसे कैलाश मिल जाता है। दोस्तों, हमने आज 40 रहस्य जाने, लेकिन यात्रा के अंत में एक बात कहनी है, कैलाश
सिर्फ एक पर्वत नहीं है, ये धरती का वो बिंदु है जहाँ आस्था और विज्ञान एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। और विज्ञान हर बार झुकता है जहाँ समय के नियम बदल जाते हैं, जहाँ आधुनिक तकनीक काम नहीं करती, जहाँ दुनिया की सबसे ताकतवर सरकारें बैन लगाती हैं, जहाँ रात को ओम की गूंज आती है, जहाँ योगी मुद्रा में छाया दिखती है, जहाँ 108 पिरामिड एक एनर्जी ग्रिड बनाते हैं, जहाँ नदियां स्वस्तिक बनाती हैं, जहाँ बर्फ कभी नहीं पिघलती, जहाँ भीतर एक रहस्यमय सभ्यता रहती है, जहाँ अमर चिरंजीवी निवास करते हैं। ये सब संयोग नहीं है, ये सब उस एक सत्य की ओर इशारा है। महादेव है, सत्य है, शाश्वत है और कैलाश उनका घर है। हजारों साल पहले अर्षियों ने कहा था, आधुनिक विज्ञान हर साल थोड़ा और कंफर्म करता है। अंत में हम सब उसी एक बात पर आते हैं जो हमारे पूर्वज हजारों साल से कहते आए हैं, AUM नमः शिवाय। शिव सत्य है, शिव शाश्वत है, शिव ही ब्रह्म है। दोस्तों, यह डॉक्यूमेंट्री बनाने में हमें कई दिनों की गहरी रिसर्च लगी ताकि आप तक सही, प्रामाणिक और दिल को छू जाने वाली जानकारी पहुंच सके। अगर आपने यहाँ तक देखा तो आप सच्चे महादेव के भक्त हैं। अभी कमेंट में लिखिए AUM नमः शिवाय और बताइए कि इन 40 रहस्यों में से कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही डीप रिसर्च वाली डॉक्यूमेंट्रीज आती रहती हैं जो आपको पूरे YouTube पर कहीं और नहीं मिलेंगी। और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हर सच्चे हिंदू को महादेव के घर के बारे में यह सच जानना चाहिए। हर हर महादेव। जय कैलाश। ओम नमः शिवाय।